यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। So welcome everyone, welcome to my channel Sanatan Raj Rule of Righteousness and today we have a very special guest। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं योहान टेंगरा और सारे के सारे एवेकेंट कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं योहान टेंगरा को एक ही नाम से पहचान चुके होंगे अब तक। तो योहान टेंगरा एक रिसर्चर है, एक फ्री थिंकर है और अभी वर्तमान में चल रहे जितने भी डिसेप्शंस और इविल फोर्सेस द्वारा ह्यूमैनिटी को एनस्लेव करने की इस प्रयास में सबसे बड़ा बाधा इंडिया में अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो योहान टेंगरा ही है, बिकॉज ही इज द पर्सन who was from the beginning of the deceptions protesting against these things very boldly and fearlessly without thinking about his own life, family and everything. So Johan, thanks a lot for coming to my channel and I want to cover some topics with you, know some opinions on these topics that are a bit undiscussed in current times and I considered them discussing with you because they are very much important right now to know for the peoples. So thanks a lot, bro, coming to my channel. Thanks, Aptarshi. Always appreciate the respect and the love that you give, and grateful to come on. Thank you so much. Thank you. So let's head on to those topics. So sorry, before going आपको on हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है? हिंदी में ही करते हैं। ठीक है, आपका इच्छा। हिंदी में करते हैं। हिंदी में करते हैं, ज्यादा लोगों को समझ आएगा। या इंडिया में बेटर होगा। तो योहान, एक और चीज सभी को मैं बताना चाहता हूँ टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले। योहान का एक चैनल है एनआरकी फॉर फ्रीडम इंडिया, आप सभी जानते ही होंगे। सो आई एम पुटिंग द चैनल लिंक ऑन माय डिस्क्रिप्शन, so if you haven't subscribed yet, so please go and subscribe that channel for saving yourself and your near and dear ones from the upcoming deceptions. So bro, the first question is, जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैंने एक चीज नोटिस किया है 2020 के स्टार्टिंग से ये गेम स्टार्ट हुआ है, 2019 के एंडिंग के आसपास, मतलब 2020 हम स्टार्टिंग फेज कह सकते। तो 2020 के फर्स्ट फेज में हमने देखे कि पूरा तबाही मचा रहा, पागलपंती मचा रहा हर तरफ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और 2020 के एंड में इन लोगों ने हमें थोड़ा शांति दिया, थोड़ा राहत दिया, ठीक है। 2021 में भी वही सेम चीज रिपीट हुआ, 2020 के जैसा स्टार्टिंग फेज में और भी ज्यादा तबाही मचा रहा पूरे इंडिया में, और 2021 के एंड में भी थोड़ा शांति मिला, थोड़ा राहत मिला। लेकिन ये जो 2022 ईयर है ये मुझे बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो मुझे बहुत ही डाउट हो रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रहा है, पहले के रिकॉर्ड के जैसा नहीं मेल हो रहा है। मतलब 2022 के स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि उल्टा हुआ, बहुत ही शांति बना रहा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और अभी हम 2020 के एंडिंग फेज में बस आगे बढ़ रहे, और 2022 का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है और फर्स्ट फेज में उल्टा हुआ, मतलब पूरा शांति बना रहा। तो क्या ये लोग आगे ये प्लान करने वाले हैं कि आगे इस बार मतलब उल्टा तरीके से 2022 के एंडिंग फेज में कुछ बड़ा डिसेप्शन करेंगे? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो लोग ये गेम स्टार्ट कर चुके थे 2019 के एंडिंग से 2020 के स्टार्टिंग से, वो लोग इतने अच्छे लोग तो है नहीं कि हमें एक पूरा साल शांति में रहने देंगे। So bro, the main question or ultimately what I am trying to know from all this is what's next in this year? 2022 एंडिंग फेज आ रहा है, तो आगे क्या क्या हो सकते हैं और उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ओके, मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा इस पे बहुत कुछ कहना है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि एज अ कम्युनिटी हमें बड़े पिक्चर पे फोकस रखना चाहिए एंड वी शुडंट गेट टू बॉग डाउन के नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है या अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है। बिकॉज मैंने खुद मतलब आई एम डूइंग दिस सिंस 7 years नाउ, अभी मेरा 8th year रनिंग है। तो मेरे एक्सपीरियंस में और मेरी रिसर्च में जो इतने सालों से कर रहा हूँ, बिन फॉलोइंग लॉट ऑफ पीपल, लिसनिंग टू लॉट ऑफ पीपल एंड आप देखोगे कि काफी लोग होते हैं जो प्रिडिक्शंस देते रहते हैं कि अगले 3 महीने में होगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा बट इंडियन कंस्पिरेसी यूट्यूब में आप जानते होंगे कि ऐसे लोग हैं
जो बहुत हम्म सारे प्रेडिक्शंस देते हैं, और जब वो प्रेडिक्शंस हम्म नहीं सच होते तो वो बोलते हैं कि हमने आके बोला था, इसके लिए टाइमलाइन शिफ्ट हो गई और अभी वो नहीं होने वाला और बाद में होगा। हम्म तो माय पॉइंट इज के आपको कोई भी आके अगर बोल रहा है कि अनलेस देयर अ विसल ब्लोअर और इनसाइडर फ्रॉम द गवर्नमेंट जिनको एक्चुअली में कुछ नॉलेज है कि ये टाइम पे ऐसा होने वाला है, जो हाई लेवल पे कनेक्टेड है, अनलेस वो ऐसे लोग हैं, टिपिकली मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करता शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस पे। बिकॉज मैंने काफी लोगों को देखा है जो इवन अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि चैनलिंग हो गया या पेंडुलम हम्म डाउजिंग, ये सारी चीजें हम्म करके। और उससे मतलब मैंने इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं देखे हैं एज पर मेरी जो ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने ऑल्सो बहुत हम्म सारे लोगों को अब्रॉड भी फॉलो किया है जो ऐसे प्रिडिक्शंस टाइम एंड टाइम अगेन देते रहते हैं, और काफी टाइम वो डिसइंफॉर्मेशन होते हैं। मतलब अगर जो लोग अमेरिका में ट्रम्प में मानते थे और क्यूनॉन में मानते थे, तो उनके साइड से बहुत सारे प्रिडिक्शंस आए थे कि अभी ट्रम्प मिलिट्री टेक ओवर करने वाला है, अभी हिलरी क्लिंटन अरेस्ट होने वाली है, अभी डेविड रॉकफेलर जेल में जाने वाला है। तो ऐसी चीजें कभी सच होती मुझे दिखी नहीं है। मतलब तो हम्म मेरे हिसाब से मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो लोग शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस देते हैं वो मोस्टली सच नहीं होते, और काफी टाइम वो डिसइंफॉर्मेशन भी होते हैं, ताकि लोगों को कोई हम्म टाइप का फियर प्रोग्रामिंग या फॉल्स होप दिया जा सके। सो आई वुड हम्म रियली रिकमेंड पीपल के आप लोग बड़े पिक्चर पे फोकस दो, और एज लॉन्ग एज आप जनरल थीम समझते हो। मतलब मैंने पैंडेमिक से शुरुआत से ही ये बोला है कि ये कोविड के बारे में है ही नहीं। दिस इज अबाउट गेटिंग पीपल यूज टू द आइडिया कि आपकी शरीर की स्वतंत्रता नहीं है, और ये लोग जब चाहे हम्म आपके शरीर में कुछ भी घुसा सकते हैं। अभी इन लोग ने हम्म वो पूरा चीज नॉर्मलाइज कर दिया है, और उनका कोविड का फेज खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। तो नाउ दे विल, अभी आपको समझने की जरूरत है। अगर अभी अगर आप ट्रेंड्स देखोगे, तो रिसेंटली मैंने हम्म कुछ शेयर किया था कि वर्ल्ड बैंक ने अभी बहुत बड़ा लोन अप्रूव किया है भारत के लिए, आई थिंक अराउंड मोर देन $1 बिलियन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए, ताकि वो लोन का जो फंडिंग है उनको यूटिलाइज करना है डिजीज सर्वेलेंस के लिए। मतलब टेस्टिंग और जो भी लोकल लेवल पे सर्वेलेंस हो रहा है पैंडेमिक्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए इन लोग ने बहुत बड़ा ग्रांट दिया है। तो उसको अगर आप कंबाइन करोगे, अभी WHO में क्या पैंडेमिक टीटी की नेगोशिएशंस चल रही है, उसके ड्राफ्ट पे काम चल रहा है। बिल गेट्स ने भी आके किताब लिखी है अभी के फ्यूचर में पैंडेमिक्स रोकने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना ट्रू जरूरी है। सो अगर आप ट्रू इसको ओवरऑल समझोगे, तो इन लोग ने एक मेजर डिसेप्शन प्ले आउट किया, ताकि लोगों को समझ आ सके कि जब पैंडेमिक ये लोग डिक्लेयर करते हैं तो फिर क्या चीजें लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। लाइक अगर पैंडेमिक आता है तो फिर लॉकडाउन बहुत लोगों के दिमाग में जस्टिफाइड है, बिकॉज अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो लोग मरने वाले हैं। अगर पैंडेमिक आता है तो फिर बहुत लोगों को वैक्सीन मैंडेट्स भी चलते हैं, बिकॉज इतना डरावना बीमारी है, तो फिर लोगों को फोर्सफुली वैक्सीनेट करना वो लोग उचित समझते हैं। तो एक बार ये लोगों को प्रोग्रामिंग अभी 2 साल में कर दिया है, अभी ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, इन टर्म्स ऑफ जो इनका कैपेबिलिटी है दूसरी बीमारियों के लिए पैंडेमिक खड़ा करने का। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेटअप हो रहा है मेरे मेरे एनालिसिस के हिसाब से। इसके लिए बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी शांत वातावरण चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू पैंडेमिक्स। बट एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोग ने बराबर से सेटअप कर दिया, जैसे मैंने बोला, इसके लिए भारत में ही बहुत सारी फंडिंग आ रही है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबलिस्ट एजेंसीज। वंस दे सेट इट अप, फिर इनके लिए पैंडेमिक डिक्लेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और फिर उसके बेसिस पे वैक्सीन मैंडेट्स करना, ये लॉकडाउन करना लोकली। इसके लिए आप देखोगे तो भारत में भी पब्लिक हेल्थ बिल की नेगोशिएशन चल रही है। अभी वो पार्लियामेंट में अभी तक टेबल नहीं हुआ है, बट ड्राफ्ट बाहर है। इसके अगेंस्ट भी हम लोग ने ईमेल कैंपेन चलाया था रिसेंटली। तो ये सारी चीजों को अगर आप साथ में कनेक्ट करके देखोगे, तो अभी ग्राउंड वर्क ले हो रहा है फ्यूचर पैंडेमिक्स को डिक्लेयर करके लोगों की आजादी छीनने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से उसको सेटअप करना, उसका अभी ग्राउंड वर्क मेरे हिसाब से चल रहा है। इसके लिए आई थिंक के इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट मेडिकल इमरजेंसीज अभी वातावरण थोड़ा शांत है। बट अगर आप देखोगे तो दूसरे एरियाज में दे आर मेकिंग देयर मूव्स, जैसे कि ये पूरा ग्लोबलिस्ट एजेंडा है, वो सिर्फ एक ही चीज को यूज करके वो लोग उसके करीब नहीं जा रहे। अभी आप देखोगे तो फूड के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, वॉर हो, तो ये सारे सेक्टर्स में अभी इनके मूव चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जिसके वजह से इनको बहुत सारी चीजें जो इन्हें चाहिए थी वो मिल गई है। ठीक है, तो अभी फूड शॉर्टेजेस की बात है तो यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ग्रेन्स का दुनिया में, व्हीट का स्पेसिफिकली। उसकी वजह से ग्लोबल फूड मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है।
चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसीज है, उन लोग ने बहुत महीने तक जीरो कोविड पॉलिसीज चलाई है। अभी इतना पागलपन हो गया है वहां पे कि लिटरली वो लोग हर एक चीज को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मच्छियाँ हो, चाहे वो प्लास्टिक कंटेनर्स हो। आप जाके इस पे वीडियोस देखोगे तो हर एक चीज को टेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग सोचते हैं कि हर एक चीज में कोविड है, बिकॉज वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रही है, जिसको मैंने थरली डिबंक किया है बहुत सारे वीडियोस में कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इन्फेक्शियस चीज फैल रही है। इनफैक्ट मैंने इस पे भी वीडियो किया था कि 2017 से विज्ञान अवेलेबल है ये मुद्दे पे कि वायरसेस जो होते हैं वो पूरी दुनिया में फैलते हैं एरोसॉल पार्टिकल्स पे। मतलब अगर कोई एक एरिया में कुछ अगर बायोलैब से रिलीज भी होता है, या चाहे वो नेचुरल वायरस का अकरेंसी हो, तो उसको दुनिया भर में फैलना बहुत ही आसान है बाय एरोसॉल्स। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है, जो जब हम अगर छींकते हैं या खांसते हैं तो फिर वो हवा में से जाके इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी कर सकते हैं। इस पे बहुत सारा विज्ञान अवेलेबल है। तो एक बार इन लोग ने पीसीआर टेस्टिंग कोई भी बीमारी के लिए चालू कर दिया, उनको ये पूरी दुनिया में वाइड स्प्रेड तरीके से मिलने ही वाला है। दैट इज द वेरी नेचर ऑफ वायरसेस, और इसके बेसिस पे वो पैंडेमिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए चाइना की जो पॉलिसी है जीरो कोविड की, वो बहुत डेंजरस है। इस पे अगर लोग रिसर्च करेंगे वो देखेंगे कि एक टाइम था कुछ एक दो महीने पहले ही, जब सारे लोगों को मिलिट्री ला के घर में बंद कर दिया गया था। उनके पेट्स, पालतू कुत्ते बिल्लियां जो है उनसे छीनी गई थी और उनको मारा गया था, बिकॉज ये नैरेटिव फैला गया था कि वो कोविड फैला रहे हैं। उनकी पॉलिसीज की वजह से वहां पे बहुत ही मेजर सप्लाई चेन के डिसरप्शंस हुए हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सालों से एक टाइप का चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस इवन अमेरिका की यूनिवर्सिटी की सिस्टम में और फार्मलैंड में अगर आप देखोगे तो अभी अमेरिका में बिल गेट्स और चाइना सबसे टॉप फार्मलैंड ओनर्स है। और चाइना को अगर आप स्टडी करोगे तो चाइना एक टाइप का इंक्यूबेशन सोसाइटी था। मतलब ये जो ग्लोबलिस्ट है उन लोग ने उसको एक टेस्टिंग ग्राउंड के तरीके से यूज किया है, और जो भी उनको फ्यूचर में प्ले आउट करना है दुनिया पे, वो पहले चाइना पे मेनली टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आप देखोगे तो अभी मतलब ये डेविड आइक का भी फेमस सेइंग है कि अगर आपको जानना है कि दुनिया में क्या होने वाला है तो चाइना में देखो, बिकॉज वो चीज पहले चाइना में होती है। तो अभी चाइना को देख के हम समझ सकते हैं क्या टाइप का ट्रेंड हमें दुनिया में देखने को मिलेगा। और ये सारी पॉलिसीज की वजह से दुनिया में मेजर सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं। चाइना में भी आप देखोगे तो चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, बिकॉज सारे जो जॉब्स थे अमेरिका से, यूरोप से, उनको इंटेंशनली उनके ही जो ग्लोबलिस्ट पपेट पॉलिटिशियंस है, जैसे कि बाइडेन, ओबामा, उनके पहले जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, इन लोग ने सिस्टमैटिकली सारा जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग था उसको चाइना में शिफ्ट कर दिया, ताकि चाइना में इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाए। बिकॉज इनको पता था इनकी टाइमलाइन के हिसाब से कि ये चीज जब प्ले आउट होगी तो वो लोग चाइना को यूज कर पाएंगे दुनिया में कंट्रोल जमा करने के लिए। मतलब अभी उनको अगर दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब करनी है तो चाइना को अगर ब्लॉक कर दिया उन लोग ने तो दुनिया में पूरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। तो चाइना, रशिया, यूक्रेन, ये सारी जो जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाने के भाव और दूसरी चीजों के भाव और शॉर्टेजेस अभी हमें बढ़ते दिखेंगे, ऑलरेडी हो रहे काफी। अगर आप देशों में स्टडी करोगे तो वहां पे राशनिंग, मतलब लोग ऐसे ही चीजें खरीद नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट आपको कोटा देगी कि आप कितना मे बी पानी ले सकते हो, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा। ये सारी चीजें राशनिंग होना ऑलरेडी शुरू हो गई है। फिर दूसरा ट्रेंड है, हम देख रहे हैं क्लाइमेट का जो मैनिपुलेशन चल रहा है क्लाइमेट चेंज के नाम पे। आप देखोगे तो काफी सारे यूरोपियन देशों में अभी फार्मर्स को रोका जा रहा है। मतलब यूके में तो एक्चुअली लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, और अमेरिका में भी कि फार्मिंग से निकलो आप, ताकि गवर्नमेंट फार्मिंग पे टेक ओवर कर सके। और इसके लिए हम बहुत सारा प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इंसेक्ट्स खाने पड़ेंगे, और फ्यूचर में बस लैब ग्रोन मीट ही खाना पड़ेगा हमें, जो फैक्ट्रीज से आएगा, जो ये लोग इस पे मोनोपोली करेंगे जीएमओ सीड्स को और बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा खाना बनाना चाहते हैं ये लोग। सो उस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट चेंज का प्रोपेगेंडा है कार्बन का, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमने कम नहीं किए तो धरती हमारी कुछ 5-10 सालों में तबाह होने वाली है। ये ग्लोबलिस्ट का बहुत बड़ा नैरेटिव है जो काफी सालों से चल रहा है। इनफैक्ट मैं जब 8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने ये क्लाइमेट के मुद्दे को भी बहुत टाइम पहले डिस्कवर किया था कि अलोंग विथ पैंडेमिक्स का जो डिसेप्शन है, उसके साथ क्लाइमेट का डिसेप्शन साथ में चलता है। ओके, सो उस फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे देशों में इन पॉलिसीज की वजह से बहुत बड़े इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, और ये पूरा ब्लेम ये लोग डाल रहे हैं रशिया पे। बिकॉज इनको चाहिए कि एक वर्ल्ड वॉर ये लोग क्रिएट करे रशिया और अमेरिकन फोर्सेस के बीच में। मतलब अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन, ये सारे देश एक साइड पे, और रशिया, चाइना, ईरान,
ये सारे देश एक साइड पे, और उनको एक मेजर वर्ल्ड वॉर क्रिएट करनी है, जैसे कि लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर भी क्रिएट किए गए थे। अगर आप इस पे बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं लोग, बिल्कुल and, बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आई बहुत एग्री विद सारा दैट। रिसर्च अवेलेबल है कि लास्ट 2 वर्ल्ड वॉर में हम्म इन्होंने सारी साइड सेटअप करके बनाया था, ताकि ये लोग यूनाइटेड नेशंस का गठन कर सके, ताकि फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट लाना आसान हो जाए। तो एक अभी ऑल हम प्री देख यू नो प्लान। आई वुड से कि हेल्थ के फ्रंट पे अभी इनका प्रेपरेशन चल रहा है, इनका ग्राउंड वर्क चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। बट दूसरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो एरियाज है उस पे उनका काम जारी है। हम ऑलरेडी ट्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, और ये चलते रहेंगे। ओके 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 ओके। सो ब्रो, दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट ऑन दिस टॉपिक। ब्रो, एक लास्ट चीज इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कुछ शॉर्ट में लोगों को टिप्स देना है, मतलब आगे के समय के लिए स्पिरिचुअली, बिल्कुल। इमोशनली, मेंटली, यस। फिजिकली कैसे वो रेडी रहे आगे के समय के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि बिकॉज आई एम सेइंग कि फूड शॉर्टेजेस इनको क्रिएट करने हैं, बिकॉज दे वांट टू टेक ओवर द फूड सप्लाई, ताकि वो लोग उसको इंटीग्रेट कर सके अपने सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ, और फिर हम सबको प्रोफाइल करके, हमें माइक्रोचिप देके, हमारी सारी आईडीज जो है एक सिस्टम में लिंक करके हमको एक सिस्टम में ये लोग सेटअप कर सके, जहाँ पे इनकी मर्जी के बिना या इनकी परमिशन के बिना, विदाउट गोइंग थ्रू द सिस्टम्स, हम अपना खाना पानी जीना ये सारी चीजें कर नहीं सकते, ट्रैवल और जो भी सारे फंडामेंटल्स है और जो भी लग्जरीज भी है वो सब हमें प्राप्त ना हो। तो उसके अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें अभी रिसोर्सफुल होने पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज अगर इनका जो बेसिक एजेंडा आप समझोगे तो ये वो है कि टेक्नोक्रेसी लाना है इनको, मतलब जो अभी हम करंट सिस्टम में जी रहे हैं, जहाँ पे लोग अपना काम करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के अपना जीना जो है वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जैसे कि भारत में 70-80% पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो ये सारी ऐसी चीजें करते हैं, छोटे दुकानदार है, और लोकल वेजिटेबल फ्रूट वेंडर्स, ऐसे टाइप के लोग हैं, सर्विसेज देते हैं अपने या लोकल। तो इनको इनको तोड़ना है, मतलब हमारी जो आर्थिक इंडिपेंडेंस है कि हम अपना सर्विस या अपना जो सामान है उसको बेच के हम अपने पैसे कमा के अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जी पाए, उसको तोड़ के इनको चाहिए कि हम सब इन पे निर्भर हो जाए। इसके लिए आप देखोगे तो जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं लास्ट कुछ साल से दुनिया में, वो यही है कि आर्थिक रूप से हम नष्ट हो, और बिजनेस के मतलब जो इकोनॉमिकली भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो व्यापार करने का भी जो पावर है उसको भी ये लोग क्रश करना चाहते हैं। इसके लिए ये सारे डिसेप्शंस ये लोग रोल आउट कर रहे हैं, ताकि उस पे अटैक करके हमें सरकार पे डिपेंडेंट करा सके, और हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सके ये लोग, जो फिर ये लोग कभी भी हमसे काट सकते हैं अगर हम उनके लॉज या उनके आदेश जो भी है वो फ्यूचर सिस्टम में नहीं मानेंगे। तो उसके अगेंस्ट प्रिपेयर करने के लिए लोकली लोगों से जुड़ना, और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाना और ऑर्गेनाइज होना लोकली, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो हम अवेकन इंडिया मूवमेंट के माध्यम से बहुत टाइम से इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि अपने लोकली ग्रुप्स में कनेक्ट हो और अपनी ताकत लोकली बनाओ, ताकि बिकॉज आपका एनवायरनमेंट ही है जो आपको बचा सकेगा। अगर आपके एरिया में कुछ हो रहा है तो फ्यूचर में मैं या नीलेश सर या ऐसा कोई आके आपको इंडिविजुअली बचाने की क्षमता नहीं रखता। अगर हमें चाहिए भी करना, डेफिनेटली हम चाहते हैं, बट तो भी हम किसी को बचा नहीं सकते। अगर हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोगों को टूल्स देना, ताकि वो खुद अपनी रिसर्च करके अपने आप को जागरूक करके वो स्टेप्स ले सके, ताकि वो फिर ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैला सके। और वैसे करके हर आदमी जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी हम इफेक्टिवली चेंज क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके अगेंस्ट हमें प्रिपेयर होने के लिए अभी हमारा फूड पे थोड़ा फोकस करने का जरूरत है, बिकॉज हम फ्यूचर में देखेंगे कि उस पे अटैक्स ऑलरेडी हो रहे हैं और ये बढ़ते जाएंगे। तो लोकली ऑर्गेनिक फार्मर से कनेक्ट होना या अपनी खुद की खेती करना और घर पे थोड़ा स्टॉकअप करके रखना, ऑलवेज 6 महीने का स्टॉक रखना अच्छा होता है। अगर आप इस पे प्रेपिंग करके एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में काफी लोग करते हैं, सप्लाईज के लिए स्टॉक अप करना, तो उस पे लोगों को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से टाइप के फूड्स है जो ज्यादा टाइम के लिए चल सकते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे तो घी बहुत टाइम तक चलता है, वैसे ही चावल बहुत टाइम तक रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ सामान है जो हम काफी टाइम तक रख सकते हैं, जो खराब नहीं होते। और फिर उस अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम लोग शॉप में जाते हैं और खाना नहीं मिलता, जो एक्चुअली में लोगों को लगता होगा कि योहान क्या बोल रहा है, बट वेस्टर्न देशों में आप देखोगे तो ये चीजें अभी हो रही है कि लोगों को एक्चुअली में दुकान में जा रहे हैं तो खाना नहीं मिल रहा, शॉर्टेजेस बढ़ रही है।
भाव भी अभी हम देख रहे हैं तो हम्म। बहुत बढ़ते जाएंगे। इस पे मैंने लास्ट जो क्वेश्चन का आंसर दिया उस पे थोड़ा मैंने कवर नहीं किया। बट अभी जो मेन ट्रेंड हम देख रहे हैं वो है करेंसीज की वैल्यू डिप्रिशिएट होना। और ये है हम्म। बिकॉज ये रॉथशाइल्ड पूरा जो कार्टेल है और उनके एसोसिएटेड जो भी फैमिलीज थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स को मैनिपुलेट किया लास्ट सेंचुरी में, और पूरा बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व के द्वारा सेटअप किया, जो भी गोल्ड स्टैंडर्ड से निकला दुनिया, जब ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट आया और उसके बाद निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड से यूएस डॉलर को हटा दिया, तो वो यूएस डॉलर ही था हम्म। जो सारी करेंसीज को बैक कर रहा था। मतलब आप देखोगे, इसका थोड़ा हिस्ट्री ब्रीफ में समझाऊं तो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले मोस्ट, और उसके वर्ल्ड वॉर 1 के भी पहले मोस्ट करेंसीज जो थी दुनिया में उसका कोई टाइप का बैकिंग था गोल्ड या सिल्वर से। फिर एक हम्म। टाइम आया जब इन लोग ने गोल्ड सिल्वर हटा के उसको यूएस डॉलर का बैकिंग दे दिया, और फिर ब्रेटन वुड्स आया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया। तब गोल्ड हम्म। सिल्वर का बैकिंग हट गया और फिर यूएस डॉलर का बैकिंग हो गया। मतलब अगर भारत की करेंसी भी तब से यूएस डॉलर में बैक्ड है। और फिर इन लोग का लॉजिक ये था कि सारी करेंसी जो है वो यूएस डॉलर में बैक होगी, और फिर यूएस डॉलर के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब यूएस डॉलर के पीछे हम फिर उनके जो भी है वो गोल्ड का बैकिंग है बराबर से। पर 1970s हम्म। में उन लोग ने वो भी हटा दिया। तो तब से सारी दुनिया की करेंसीज जो है उसके पीछे कोई भी फिजिकल एसेट का बैकिंग नहीं है, जो हम गोल्ड कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, जो रियल मनी होता है, बिकॉज वो स्कैर्स होता है। उसको ये लोग जो लॉ मेकर्स होते हैं और पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, ये लोग इतनी आसानी से उसको टोटल। इंक्रीज नहीं कर सकते और हमसे पैसा चुरा नहीं सकते। तो इसके लिए इन लोग ने ये सारी चीजें की, और अभी हम देख रहे हैं तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस लॉकडाउन की वजह से हुए, उसके कारण गवर्नमेंट से दुनिया भर में बहुत सारा पैसा छापा है बहुत सारी प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारा पैसा दुनिया भर में छापा गया है। अगर आप अमेरिका का ही उदाहरण ले लो तो उन लोग ने 2 साल में इतना पैसा छापा है, 40 साल, लास्ट 40 साल से भी ज्यादा पैसा उन लोग ने 2 साल में छापा है, ऐसा कुछ स्टेटिस्टिक है उनका। ठीक है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो हर आदमी की खरीदने की क्षमता है वो घटती ही जा रही है। इन्फ्लेशन रेट दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले हमारे आरबीआई गवर्नर का भी स्टेटमेंट आया कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इसके लिए अभी हमें कठोर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ाएंगे। और मनी मनी का जो सेंट्रल बैंक्स का रिस्पॉन्स है, अभी हम देखेंगे कि टाइटनिंग टाइप का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। ये सारी ट्रेंड्स की वजह से लोगों की पैसे की क्षमता कम होती जाएगी। और फिर बैंकिंग के जो ट्रेंड्स है इसको अगर हम समझेंगे तो इनको चाहिए कि फ्यूचर में हमारा सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में अटक जाए, सारी चीजें कैशलेस हो जाए, और फिर ये लोग हमारा बैंक से हमारा पैसा कभी भी काट सकते हैं। मतलब इनका कोई आदेश हमने माना नहीं तो बैंक में से पैसा ले लिया। ये चाइना में अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी हो रहा है। जैसे मैंने बोला, अगर आपको देखना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है तो चाइना में देखो पहले। तो चाइना में तो चीजें इतनी बुरी तरीके से, यू कैन से डिक्टेटरशिप वहां पे आ गई है। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ कि कैसे सर्वेलेंस स्टेट, कोविड और बैंकिंग, जो मैं पैसे की बात कर रहा हूँ उसका एक स्टोरी देता हूँ जहाँ पे सारी चीजें कनेक्ट होती है। तो चाइना में क्या हुआ कि एक बैंक ने कुछ डिपॉजिटर्स के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, बिकॉज वो बैंक का कुछ इश्यू था इन टर्म्स ऑफ उसकी बैलेंस शीट कैसे थी। उन लोग, जो लोग के पैसे अटक गए वो बैंक में, जैसे कि यहाँ पे पीएमसी बैंक, यस बैंक के साथ हुआ था, वैसा ही उनके साथ हुआ कि उनके पैसे जो थे, अगर आप सोचो कि आपके बैंक में अभी 1 लाख है, कल सुबह आप उठ के देखते हो तो कुछ पैसा है ही नहीं, बिकॉज बैंक ने उसको ब्लॉक कर दिया या बैंक ने पैसा ले लिया। तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट करने चाइना में वहां पे बैंक के बाहर जाने वाले थे। और उनका कोविड पास जो है, मतलब चाइना में अगर आप कहीं पे ट्रैवल करना पड़ता है तो कोविड का पास दिखाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए था कि अगर किसी कहीं पे जाना था तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो चाइना में भी वैसा ही सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने लिटरली सर्वेलेंस करके उनको पता चला कि ये लोग वहां पे जाने वाला है प्रदर्शन करने के लिए, तो उनका कोविड पास उन लोग ने लाल कर दिया। मतलब हरा होता है तो परमिशन होती है, अगर लाल होता है तो फिर उनको अनुमति नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। तो उनका कोविड पास उन लोग ने लाल कर दिया ताकि वो जाके प्रोटेस्ट ना कर सके। तो ये आप देख सकते हो, ऐसी तरीके से जब सरकार को हम इतना कंट्रोल, नियंत्रण का ताकत दे देते हैं तो फिर हम हमारे ही अगेंस्ट, हमारे अधिकारों के अगेंस्ट वो लोग आसानी से अपना पावर दिखा सकते हैं। तो बैंकिंग और पैसे के मामले में प्रिपेयर होने के लिए अभी लोगों को मेरे हिसाब से बिटकॉइन रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया है। हमारी कम्युनिटी में भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को इनका ही एजेंडा के तरीके से देखते हैं कि ये तो सब ग्लोबलिस्ट का ही षड्यंत्र है और इनको वन वर्ल्ड करेंसी चाहिए, इसके लिए बिटकॉइन को क्रिएट किया गया था।
बट मैं हम्म अपने रिसर्च से बोलता हूँ कि मैंने 4-5 साल कंटिन्यूसली बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पे रिसर्च किया है, और ये इनका हम्म प्लॉट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को देखोगे तो ये अच्छे लोगों के द्वारा निकली थी। आप बिटकॉइन चालू ही हुआ था हम्म 2009 में, जब 2008 में पूरा क्रैश हुआ था और लोगों के बहुत सारे पैसे चले गए थे। यूएस में भी बहुत सारा टैक्स पेयर का पैसा यूज किया गया था बैंकों को बचाने के लिए। तो ये सब परिस्थितियों के बाद बिटकॉइन बना। और बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ये फ्रीडम ओरिएंटेड है। मतलब ये बिटकॉइन की हम्म टेक्नोलॉजी ऐसी बनी है कि हर एक आदमी जो उसको यूज करता है उसका पैसा उसका हो, ना कि कोई थर्ड पार्टी का, जैसे कि बैंक हो गया, जहाँ पे जब हम अपना पैसा रखते हैं तो अपना पैसा हमारा नहीं होता है। ऐसा बिटकॉइन में सिस्टम है ही नहीं। हम्म बिटकॉइन में आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप किसी के अनुमति के बिना कितना भी पैसा कहीं पे भी दुनिया में भेज सकते हो। सेंट्रल बैंकिंग और जो गॉट बैंकिंग इट गॉट इट। व्यवस्था है हमारा उसमें नहीं कर हम्म सकते। तो ऐसे में बोल रहा हूँ कि हम्म बहुत हम्म सारे फायदे हैं बिटकॉइन के, जो लोगों को हम्म रिसर्च करके अब अपना फिर आप ध्यान अध्ययन करो और फिर आप डिसाइड करो कि आपको उसमें शिफ्ट करना है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे ओके रहा मैं, बट मैं कहूंगा कि अपने ओके। आर्थिक रूप से हमारे बचाने के लिए हमें सोच विचार करने की जरूरत है। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो हाँ, सोना हो, चांदी हो, किसी रियल भी तरीके एस्टेट से हो। हो, हम्म फिजिकल हम्म एसेट्स में अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। मैं ये भी नहीं करा कि सारे हम्म पैसे एक जगह में रख दो, बट उसको डिवाइड करके हम्म रखो अलग अलग जगह में। थोड़ी हम्म प्रॉपर्टी हो गई आपका, हम्म फार्म हो हम्म गया, या आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, बिटकॉइन हो गया, ऐसे अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा करके रखो। और कैश भी रखो अपने साथ, हम्म ताकि जब अगर कठिन परिस्थिति आए तो फिर हम ऐसे अटकने नहीं चाहिए कि हमें पता ही नहीं था और हमारे बैंक में पैसे अटक गए। क्योंकि आज आप देखोगे हम्म तो मोस्ट लोगों की पावर उनके बैंक अकाउंट ही है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब हम्म से हमारा बैंक अकाउंट बहुत ही वल्नरेबल है इनके अटैक्स पे, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, हमसे पैसा बैंक अकाउंट बिल्कुल से कट करना बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर सिस्टम में। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके हाँ लिए हाँ बैंक से पैसा निकालना और दूसरी जगहों में रखना जरूरी है। तो खाने के माध्यम में और हम्म बैंक के माध्यम में, पैसे के माध्यम में, ये एडवाइस देना चाहूंगा प्रैक्टिकल लोगों को। बाकी जहां तक हम्म स्पिरिचुअलिटी की बात है तो मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी इस पे बहुत ही लंबा सेमिनार दिया था। आई डोंट नो आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, बट मैंने 9 घंटे का इंटेंसिव ऑल डे लेक्चर किया था मेरा, जिसमें मैंने ये हम्म सारे मुद्दों पे टच इन किया बहुत ही गहराई में, ओके। बिकॉज आप I'll put जानते हो। that videos. I'll put that videos link in my description link, so वो directly you एक्चुअली can पेवॉल के पीछे skip. है, ज्यादा नहीं है उसके लिए। इट्स हम्म 9 आवर वर्कशॉप, और हम्म वो 500 रुपए का ही हम्म उसका फी है। तो अब मैं आपको हम्म लिंक दे दूंगा, अगर कोई चाहता है कि उसको व्यू करे तो वो मतलब उसका पेमेंट करके हम्म, घ मैं उनको एक्सेस दे सकता हूँ। हाँ हाँ बट मैं उसके लिए हाँ बात नहीं कर हाँ, रहा था। आई तो वाज सेइंग कि हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी का जो मुद्दा है उसको मुझे ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगे उसमें कवर करने के लिए, और फिर भी मैं हम्म सिर्फ मुद्दे एक्सप्लेन कर पाया। टू गो डीपर इनटू हम्म टॉपिक्स टेक्स मच मोर टाइम एंड स्टडी। हम्म बट आई वुड लाइक टू हम्म से कि मैंने कुछ रिसोर्सेज रेकमेंड किया। अभी आप देखोगे तो मेरा एक अभी रिसेंट वीडियो है चैनल पे, वेबसाइट एंड रिसोर्स रिकमेंडेशंस। तो वो लोगों को वो देखना चाहिए। उस पे मैंने स्पिरिचुअलिटी पे कुछ मेरे जो रेजोनेटिंग ऑथर्स है या रिसर्चर्स है हम्म, मैंने बताया है कि उनकी कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उनका कौन सा काम आपको चेकआउट करना चाहिए। तो मैं ये और कहूंगा ब्रो कि वो चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज हाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि हाँ अवेकेंड कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम्म अभी कलयुग चल रहा है, और ये कलयुग खत्म होने के बाद डार्क एज। सतयुग आ जाएगा और ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अभी मेरा इस पे व्यू हम्म काफी डिफरेंट है। मैं हाँ हाँ मानूंगा कि ये जो पूरा 5D का कॉन्सेप्ट है, टू एन एक्सटेंट हम्म ये फैलाया गया है ताकि बहुत सारे हम्म लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी के टाइम पे, कि हमें जागरूक करना है हम्म लोगों को, और हमें सत्य के साथ हम्म और धर्म के साथ अलाइन होना है। हाँ हाँ इसकी हाँ जो हम्म लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम्म नकारने के लिए ये आइडियोलॉजीज पुश की हम्म जाती है कि एक टाइप का अवतार आने वाला हम्म है जो आपको बचा लेगा, या हम्म युग परिवर्तन होना है तो चीजें हम्म ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अभी मैं नहीं कह रहा कि हम्म हमें स्पिरिचुअल लेवल पे असिस्टेंस नहीं मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है। बट हम्म इसको गारंटीड वे में लेना कि नहीं सच्चाई मतलब अंत में तो सत्य की जीत होती है और सच्चाई कभी हार नहीं सकती। मेरे हिसाब से आई आई नो कि आप भी इस माइंडसेट में बिलीव करते हो, बट मेरी रिसर्च के हिसाब आप से ये एक्चुअली में पूरी सच्चाई नहीं है। बिकॉज हम्म सच्चाई हार सकता है, और हम्म सच्चाई को बचाना अच्छे पुरुषों और अच्छे बीइंग्स का काम होता है। और अगर वो बीइंग्स जो है स्पिरिचुअल असिस्टेंस मिल हम्म रही है अभी, बट अगर हमने हम्म उसको पॉपुलेशन ने अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसके प्रति हमने अगर हम्म कर्म नहीं किए, तो हमें कोई बचा नहीं हम्म सकता। और उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंडा है, हम्म टेक्नोक्रेसी का एजेंडा है,
हमें इनको साइबोर्ग बनाना है, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको ही चेंज करना है। ये सारे एजेंडाज हम देखेंगे कि प्ले आउट होते जाएंगे अगर उनको हाँ। मास लेवल पे अवेकेंड पॉपुलेशन से हम्म रेजिस्टेंस नहीं मिला। हम्म हम्म तो हम्म हम्म आप हम्म हम्म मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इन विचारों में मानते भी है, उनमें थोड़ी हम्म सच्चाई है कि हमें स्पिरिचुअल लेवल हम्म पे असिस्टेंस मिल रही है, वाइब्रेशनली चीजें चेंज हो रही है। बट इसका मतलब ये बट नहीं वी है शुडंट कि, गेट इरेस्पॉन्सिबल। हाँ मैं कह रहा था बट कि वी इसका शुडंट गेट मतलब, इरेस्पॉन्सिबल। यस ऑफ कोर्स, तो वी हैव टू सी के हमें स्पिरिचुअल लेवल पे असिस्टेंस मिल रही है, अभी उसको यूज करके हमें अपने कर्म डालने पड़ेंगे, तब हमें सफलता देखने को मिलेगी। और उसका मुझे अपनी खुद के लाइफ में बहुत एग्जांपल्स मिले हैं कि मैंने जितना काम किया उसके रिजल्ट्स मुझे फिजिकली देखने को मिले हैं। मतलब हमने 6-7 महीने बहुत मेहनत की वैक्सीन मैंडेट्स निकालने के लिए, और बिकॉज हमने उसके लिए इतना सारा काम दिया तो हम लोग वो कर पाए थे, और चीजें अलाइन हुई। मतलब यूनिवर्स ने बहुत असिस्टेंस दिया उसके लिए। नीलेश सर को मिलना भी एक बहुत यू कैन से स्पिरिचुअल अलाइनमेंट था, बिकॉज हम उनसे मिले, उनके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, और उनके द्वारा जब हमारी रिसर्च और उनकी जो लीगल नॉलेज थी वो कंबाइन होके हम बहुत सारी चीजें कर पाए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लोग लोग बहुत, देखो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप जागरूकता फैला रहे हो, आप ये सोच के नहीं बैठे हो कि युग परिवर्तन होने वाला है, खुद से ही हो जाएगा, या कोई कल की आ जाएगा वो कोई बचा लेगा। आपका माइंडसेट वो है हाँ। नहीं, राइट। बट नहीं। काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये चीजें होने वाली है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाएगी और डार्कनेस का जो फेज है वो खत्म हो जाएगा। अभी मेरी उससे दिक्कत है, बिकॉज मुझे चाहिए कि हर आदमी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये समझे कि चीजें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होने वाली है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को जो असिस्टेंस मिल रहा है उसको यूज करके जब हम कर्म करेंगे, बस सोच विचार से चीजें चेंज नहीं होती है, सोच विचार से इम्पैक्ट हो सकता है, बट ये रियलिटी में चेंज लाने के लिए कर्म बहुत ही जरूरी है। कर्म के बिना चीजें चेंज नहीं होगी। इसके लिए लोगों बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। जागरूक होके अपना कर्म करना चाहिए, तभी चीजें रियलिटी में स्पिरिचुअली चेंज होगी। तो वो मेरा स्पिरिचुअलिटी पे कहना है, बिकॉज मैं देख रहा था कि मतलब काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम मतलब हमें काम नहीं करना, तो उसको बिलीव करने के लिए जो भी आइडियोलॉजी उन्हें मुने वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अमेरिका में भी आप देखोगे तो क्यूएनऑन में बहुत लोग मानते थे कि ट्रम्प और मिलिट्री और जो अच्छे लोग गवर्नमेंट में वो लोग आके हमें बचा लेंगे। बहुत सारे लोग हाँ। मानते हैं कि अवतार आ जाएगा। तो देखो हम्म स्पिरिचुअली आप लेवल पे देखोगे तो बहुत सारे लोग प्लेनेट पे ये टाइम में भेजे गए हैं चीजें चेंज करने के लिए। अभी आप डेविड आइक का ही एग्जांपल हम्म देख लो, उन्हें स्पिरिचुअल हम्म असिस्टेंस 1990 से मिली है, और उनका अगर आप लाइफ स्टडी हम्म करोगे तो उन्हें स्पिरिचुअली बहुत सारा नॉलेज स्टेप बाय स्टेप दिया गया है जो उन्होंने दुनिया के हम्म सामने रखा है। ठीक है, बट हम्म डेविड आइक बस आप उनको मान भी लो कि वो एक टाइप का अवतार है या कोई है, तो उनकी वजह से हम्म दुनिया चेंज नहीं हो सकती। उनके जो विचार है हम्म वो उन्होंने दुनिया में फैलाए हैं, उन विचारों में लोगों ने खुद से रिसर्च किया है जो लोग ओपन माइंडेड थे, हम्म और फिर जब वो हम्म। रिसर्च करके लोगों ने कर्म किए तब हम देख रहे हैं कि हमें चेंजेस देखने को मिले। उसका मैं प्राइम ट्रू ट्रू एग्जांपल ट्रू लूंगा, ट्रू। आप देखोगे तो मेरा खुद का एग्जांपल ले लो, मैंने डेविड आइक की बहुत सारी हम्म किताबें पढ़ी सालों से, और अगर मैं किताबें हम्म पढ़ के बस छोड़ देता उसको और उस पर कुछ एक्शन नहीं लेता, तो आज यू नो हम्म मतलब मेरी एफर्ट्स की वजह से मैंने अपने अराउंड जो भी क्रिएट किया है वो हो नहीं पाता। ठीक है, अगर मैं बस इंफॉर्मेशन बैठे रहता और अपनी लाइफ चेंज नहीं करता। बहुत सारे लोगों को वेरी क्या ट्रू। है हाँ। कि अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं करनी, कठिनाइयां फेस नहीं करनी है। लोग सोचते हैं कि हम हम्म 2-4 लोगों को जाके बता देंगे, और फिर वो लोग नहीं सुनते तो वो हम्म लोग हार मान जाते हैं कि नहीं यार मैंने इसको बताने की कोशिश की पर ये तो जागा ही नहीं, तो मैंने गिव अप कर दिया। हम्म ये सब हम्म बचकानी थिंकिंग है, मतलब इट इज वेरी चाइल्डिश थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि इतनी हम्म सालों का प्रोग्रामिंग उनका, आप दो बातें बताओगे उनको और वो आपकी बात मान लेंगे, तो ये सब आप समझते नहीं हो कि ह्यूमन साइकोलॉजी चलती कैसे है एक्चुअली। तो ये एक हाँ। बहुत ही बिल्कुल। कठिन कठिन डिफिकल्ट प्रोसेस है, और उसके प्रति हम्म लोगों को सैक्रिफाइस करना उचित समझना हम्म चाहिए। ये टाइम पे सैक्रिफाइस के बिना कुछ हम्म नहीं हो, मैं नहीं हम्म कहता जान की कुर्बानी दे दो, बट समय की कुर्बानी देना, पैसे की कुर्बानी देना, ये चीजें किए बिना हम्म। दुनिया में हम रियलिस्टिकली चेंजेस देखेंगे नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल मेरा वो बिल्कुल एडवाइस बिल्कुल। रहेगा कि लोगों को कि बी एक्शन ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स हमें स्पिरिचुअली इमर्स होना चाहिए, और स्पिरिचुअल मटेरियल कंज्यूम करके उसके प्रति जो भी हम्म हम एक्शन ले सके वो करना चाहिए। तो हम्म जो हमारा हम्म कनेक्शन है बाहर से उसको हमें ग्राउंड करना हम्म चाहिए, मतलब एक हमारा सिर हम्म आसमान में और पैर धरती पे, ये टाइप का अप्रोच होना चाहिए, तभी हम चीजें हम्म इफेक्टिवली चेंज कर पाएंगे। ब्रो,
इसके ऊपर मैं थोड़ा अपना व्यू शेयर करना चाहूंगा, ओपिनियन Sure. शेयर करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल आपके इस अप्रोच से और इस ओपिनियन और इस थॉट प्रोसेस से अलाइन और एग्री करता हूँ। लेकिन ये भी सच है ब्रो के जो स्पिरिचुअल डिमेंशंस है ये हमें अफेक्ट करते हैं हर रोज। दिस इज ट्रू। इवन द पॉजिटिव स्पिरिचुअल फोर्सेस इन द स्पिरिचुअल realm affects us in a positive way, just like that the negative forces in the negative realms are hyperactive right now and trying all their best to spiritually try to bring those peoples down that are working right now for light, like you and many peoples। जैसे कि आपके साथ ये वीडियो भी आज बहुत मुश्किल से बना। आप जानते हैं कि बहुत बार हमने ये वीडियो बनाने के लिए कोशिश किया, या तो कभी आपका प्रॉब्लम आया या तो मुझे प्रॉब्लम आया। ऐसे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जब भी मैंने किसी वीकेंड फेमस इंसान के साथ चीजें कवर करने की कोशिश किया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अंत में बनी वो चीज बनी। तो इसलिए बनी क्योंकि मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, मैंने कोशिश नहीं छोड़ा। बहुत सारे Definitely. सेटबैक्स के बाद, बहुत सारे डिप्रेशन के बाद कि ये तो हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ा कि कोशिश तो हमें मतलब करना है। फल तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे अपना कर्म तो करना है। नहीं तो मैंने अगर अपना रोल ही नहीं किया तो फिर ये सब बातें करने का क्या फायदा, ये सब एवेकनिंग Very true. स्पिरिचुअल टॉपिक्स एंड ऑल। और एक चीज है ब्रो के अभी आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, एक 5D फैंटेसी चल रहा है पूरा स्पिरिचुअल कम्युनिटी के बीच में। 5D कर रहे हैं लोग, मोक्ष प्राप्ति या फिर ऐसे स्पिरिचुअल चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें बस अपने आप को इवॉल्व करना है और इस मृत्यु लोक या फिर मैट्रिक्स से निकालना है, हमें बचना है, और ताकि हम यहाँ पे वापस ना आ पाए। एक ऐसा अप्रोच है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कि कल की अवतार के लिए वेट कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और कल की अवतार को ही ब्लेम कर रहे हैं, या फिर किसी अवतार को ब्लेम कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हमें बचा नहीं रहा है। तो इसके ऊपर मेरा ये अप्रोच है। सबसे पहले वो जो 5D वाली सोच है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, दैट इज ट्रू दैट अर्थ इज चेंजिंग इट्स वाइब्रेशन टू ए मच मोर हायर लेवल देन बिफोर ड्यू टू celestial changes, and I agree this with is a that. very I agree with scientific that. fact। Yes, Yeah, I this is agree with not that. a actually या और इमेजिनेशन, दिस इज एक्चुअली ट्रू साइंटिफिक फैक्ट। बट अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बस उसी के पीछे पड़े हैं, बस स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। दिस आर गुड थिंग्स, आई एम नॉट अगेंस्ट these things, but some peoples are there, they are just influencing people to save yourself, to save yourself from this deception, so that you don't need to come back to this phase of earth again in this lower dimensional earth। लेकिन ये अप्रोच मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सर्वाइवल अप्रोच है, and operating from a fear frequency, we are just thinking about ourselves, even that's for our spiritual evolvement। this is just a fearful approach and operating from fear frequency। मुझे ये लगता है कि हमें इन सब पे भी अपना हाथ रखना है, और इधर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे कुछ कर्म है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम यहाँ पे सिर्फ अपने आप को इस मैट्रिक्स से मुक्त करवाने नहीं आए हैं, बल्कि इस मैट्रिक्स में चल रहे जो अधर्म है, जो इविल का रूल आने वाला है, उसके खिलाफ हम विरोध करें। ठीक है। और हमें मरने के लिए या फिर खुद का इवॉल्वमेंट के लिए डर के कि हम इवॉल्व हो पाएंगे या नहीं, उस डर में ना जाके हमें ये भी समझना चाहिए कि हम सिर्फ उस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि हमारे कुछ दायित्व है जो बाकी सारे लोग हैं उनको अवेकन करना, और इस इविल के शासन को रोकना। ना कि सिर्फ उसमें उसमें बस हम फंसे ना रहे बस, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। तो उसमें हम क्यों जाए, या फिर कोई 5D अर्थ में हम जा पाए उसका डिजायर क्यों रखे। अल्टीमेटली दिस थिंग्स विल फॉल। एक 5D इंसान भी आगे जाके मरना ही है उसको। एक 3D इंसान अगर मतलब उससे पहले मरेगा, लेकिन एक 5D इंसान भी अल्टीमेटली जाके मरेगा। तो मरना तो एक अटल सत्य है। बस जिंदगी लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन 2 पल का चीज है, मतलब चुटकियों में गुजर जाएगा, और एक दिन मृत्यु के टाइम पे हमें पता चलेगा कि ये कितना शॉर्ट फेज था। तो ये शॉर्ट फेज हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी 5D अर्थ का डिजायर करके, या फिर उसके लिए डर के कि हम उसमें जा पाएंगे या नहीं, या फिर खुद के मौत का डर के वहां से ऑपरेट करके बस उसी में आई लगे वुड रहना, आई वुड बल्कि ऑल्सो हमें लाइक टू ये कमेंट के, अपना। मैं कुछ अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो या जो या ये पूरी सिचुएशन को मिसयूज करके अपना एक टाइप का कल्ट फॉलोइंग बना रहे हैं। मतलब आई एम सीइंग पीपल हम्म। ऑनलाइन जो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेगी कि आपको 5D में एंट्री नहीं मिलेगी। तो और मतलब मैं ही आपको 5D में ले जाऊंगा। वही वही सो मैं पीपल प्रॉब्ली उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट आई वुड से कि हम्म। अगर कोई भी आदमी आपको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं आपका सेवियर हूँ, और अगर मैं मुझ में आप हम्म। मुझको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप बचोगे नहीं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे हम्म। वो धरती पे हो। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट के हम्म। ऐसे लोगों को हमें अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज अगर हम उनको हम्म। एनर्जी देंगे तो वो उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं। वो मुझे अभी करंटली दिख रहा है, और ऐसी लोगों की पॉपुलैरिटी हम्म। है, और बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। डेस्परेशन की वजह से फॉलो कर रहे हैं कि बिकॉज चीजें हम्म। इतनी बुरी होती जा रही है कि उनको एक टाइप का हमें हम्म।
इसलिए मैं कह रहा था कि लोगों के दिमाग में ये चीज है, वो सेवियर टाइप का कॉम्प्लेक्स है कि उनको कोई रक्षक चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हम्म प्रोजेक्ट करते हैं जब उनको कोई ऐसी बातें आके सुनाता है। और फिर उससे मतलब वो लोग इस तरीके से इसको देखते नहीं है, बट उनको पावर जाना, उनको पैसे जाना, ये सारी चीजें फिर मैनिपुलेट करके लोग खींचते हैं उनकी तरफ, बिकॉज हम्म वो लोगों की हम्म कमजोरियों पे खेल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि लोग अभी हम्म डेस्परेशन में है। और फिर उनका हम्म यू कैन से एक टाइप का कल्ट फॉलोइंग बन जाता है, और फिर लोग ब्लाइंडली विश्वास करना हम्म शुरू कर देते हैं उनमें कि नहीं ये तो गलत हम्म हो नहीं सकते, ये तो एक टाइप का अवतार है और यही है जो हमें 3D से 5D में लेके इन्फ्लुएंशियल जाएंगे। है, यस, तो फिर यही सही होंगे। हाँ। वेरी ट्रू। सो So I would like to वही warn मैं कह रहा people था against कि these kind of people. या और मैं यही कहूंगा इसमें लास्ट के जो 5D वाली बात है, जरूर हमें अपने स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट पे काम करना चाहिए, लेकिन बस हमें इस थॉट में नहीं रहना चाहिए कि हम बस इवॉल्व होए और इस मैट्रिक्स से निकले, बल्कि हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, जो हमारा शॉर्ट फेज है इसमें हम सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन से नहीं आए हैं, बीट स्पिरिचुअल और वट हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट फेज के लिए नेचर ने जन्म दिया है, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। नेचर ऐसे हमें इस टाइम में जन्म नहीं दिया होगा, तो हमें उसके लिए चिंता ना करके कि हम उसमें जा पाएंगे या नहीं, 5D अर्थ में जा पाएंगे या नहीं, या फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने खुद की फ्रीक्वेंसी रेज नहीं किया, तो उसमें ना जाके हमें कर्म प्रधान होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये भी मैं ही अपने बहुत सारे पोस्ट्स और लास्ट वीडियोस में मेंशन किया हूँ बहुत सारे। तो मैं तो हमारा ये एक लास्ट चीज जोड़ना चाहूंगा इस पे। अगर आप जो लोग मैट्रिक्स से एग्जिट करने की भी इच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली वो मेरी इच्छा भी है। मैं मेरे स्पिरिचुअलिटी पे भी एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। मैं मानता हूँ कि ये मैट्रिक्स का जो पूरा सेटअप है वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस के द्वारा हुआ है, और उन लोग ने हमें एक टाइप ट्रू ट्रू के ट्रू। सिमुलेशन में अटका के रखा है। और ना कि हम्म बस धरती पे, बट हम मरते हैं उसके बाद भी उनका कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पूरी हम्म रीइंकार्नेशन साइकिल पे हो, और बहुत सारा मैनिपुलेशन हम्म वहां पे इन्वॉल्व है। तो मैं ये टॉपिक पे ऐसे हम्म ब्रीफली टच नहीं करूंगा, इसके लिए मैंने बोला कि मेरे हम्म सेमिनार में मैं बहुत इन डेप्थ में गया हूँ उसके। तो मैट्रिक्स से निकलने का हम्म मेरा अप्रोच भी है, बट चाहे लोगों को मैट्रिक्स से निकलना है या 5D में जाना है, जो भी टाइप की लोगों की स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस है, वो हम्म हमारे करंट जो हम जैसे जी रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस पे। मतलब अगर हम सोच हम्म रहे हैं कि हमने कुछ कर्म नहीं किया और डर के बैठे जिए हैं, और हमें अगर चाहिए कि हमें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिले या हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिले, तो वो हम्म जब तक हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन अलाइन नहीं होंगे तब तक हमें मिलने नहीं वाला है। मतलब अगर लोग अभी हम्म यहाँ पे धरती पे ऐसी जिंदगी जी रहे हैं डर के मामले, और उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना है, उन्हें अपने कर्म नहीं करने हैं, हम्म तो स्पिरिचुअली हम्म उनको अफेक्ट पड़ेगा उसका। बिकॉज हम्म क्रिएशन जो है वो जज करता है आपको, आप जिस तरीके से आपकी हम्म जिंदगी जीते हो, आप क्या करते हो। जब इंसाफ नहीं होता है, जस्टिस नहीं मिलता लोगों को, और दुनिया में बुरी चीजें चल रही है, आप जहाँ पे भी जी रहे हो, ठीक है, आप मरोगे उसके हम्म बाद भी एक टाइप की रियलिटी में आप जियोगे जहाँ पे एक 3D लेवल पे चीजें होंगी। 3D बाय 3D आई डोंट हम्म मीन द डेंसिटी वी आर लिविंग एट, बट जिस तरीके से हम हम्म फिजिकली चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप मरोगे उसके बाद भी वैसी टाइप का रियलिटी रहेगा, वो लेस डेंसर रहेगा वो। तो वहां पे भी मतलब आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस अलाइन करना जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग जो स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस रख रहे हैं, वो एक फियर फ्रीक्वेंसी से भी ऑपरेट कर रहे हैं काफी टाइम, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी है। वो स्पिरिचुअली अभी बच्चे हैं, क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है किसी बीइंग को या किसी अवतार को, या आप असेंडेड मास्टर, आप टेक योर पिक, बहुत सारे सेवियर्स बैठे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, और लोग अपनी एनर्जी उनको दे देते हैं और कुछ काम खुद नहीं करना चाहते। उसका इम्पैक्ट स्पिरिचुअली नेगेटिवली उनको पड़ेगा। जब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लोगे, तो हायर फोर्सेस आएगी आपकी मदद करने के लिए, और आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगा। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, मतलब जस्ट बिकॉज हम लोग बैठ के यहाँ पे फिजिकली फाइट बैक कर रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल नहीं है। और मैं इसको बोलूंगा कि भारत में भी बहुत सारे गुरुज है, बाबाज है, जिन्होंने ये टाइप का इंप्रेशन दिया है कि स्पिरिचुअलिटी तो बस मेडिटेशन के बारे में होता है, या योगा के बारे में होता है, या आप जितना आफ्टर लाइफ पे रिसर्च करोगे, या क्रिस्टल्स, रेकी, इन सारी चीजों को ही लोग स्पिरिचुअल समझते हैं। बट एक्चुअली में जो गलत चीज चल रही है उनके अगेंस्ट फाइट करना, सच्चाई को रिसर्च करना, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें में रियल स्पिरिचुअलिटी का जो रिफ्लेक्शन है उसको पोर्ट्रे करता है।
और ये सारी चीजों में हम्म एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमें मिलेंगी जब हम सच्चाई को डिफेंड करेंगे, सच्चाई को रिसर्च करेंगे, उसको दुनिया में लाएंगे। हम्म अब मेरे हिसाब से सच्चाई हम्म ही स्पिरिचुअलिटी का एक अल्टीमेट फॉर्म है, लाइक जो हम्म ट्रूथ है उसको डिस्कवर हम्म करना और फिर उसके प्रति हमारे एक्शंस अलाइन करना। तो ये बिकॉज हम्म ऐसी मिथ फैलाई गई है कि स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों के बारे में है। लोग जब हमें देखते हैं कि हम वैक्सीन मैंडेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्रों के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि दुनिया में इविल चल रहा है, हम्म तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सब लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं या तो डर का व्यापार कर रहे हैं। तो उस टाइप की थिंकिंग से भी मुझे वार्न करना है कि ये सब स्पिरिचुअल चार्लेटन्स है जो एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी कर हम्म नहीं रहे हैं, बट आपको एक टाइप के हम्म पॉजिटिव थिंकिंग के माइंडसेट में अटका रहे हैं कि बस आपकी पॉजिटिव हम्म सोचते रहो पूरा लाइफ और मेडिटेट करते रहो और हम्म बस अच्छे हम्म आदमी बनो, अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखो परिवार की, दोस्तों के साथ। और हम्म हम्म वही स्पिरिचुअलिटी है उनके हिसाब से। और जब हम ये टाइप की इंफॉर्मेशन हम्म उनके सामने रखते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये स्पिरिचुअल नहीं है, नहीं तो नेगेटिव है, आप फियर बढ़ा रहे हो। नेगेटिव है ना। Yes. हाँ हाँ So I would like to, caution people against that also. कि actual spirituality is all about आप दोनों चीजें करो। आपका जो फोकस है वो स्पिरिचुअल रेम्स पे भी होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा बहुत शॉर्ट हम्म एक्सपीरियंस है। और ये लोगों को हम्म समझना कि मरने के बाद क्या होता है और मरने के बाद दुनिया कैसे चलती है, कौन सी फोर्सेस पे आफ्टर लाइफ पे कंट्रोल है और कैसे आफ्टर लाइफ सेटअप हुआ है, इस पे रिसर्च हम्म करना लोगों का जरूरी है, ताकि हमारी सारी एनर्जी ये लाइफ पे इन्वेस्ट ना हो। बिकॉज हमें ये छोटी लाइफ हम्म जीने के बाद भी अपनी हम्म एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होंगी और वो दुनियाओं के बारे में जानना लोगों के लिए आवश्यक है, ताकि मरने के बाद हमें कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो उस पे भी लोगों को रिसर्च हम्म चलनी चाहिए और एट द सेम टाइम एज अ स्पिरिचुअल बीइंग यहाँ पे भी काम करते रहना और जो भी बुरी चीजें चल रही है उसके खिलाफ फाइट बैक करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म दोनों चीजें साथ में एक अलाइन तरीके से चलनी चाहिए, और ना कि के कुछ लोग हैं जो बस पूरा फोकस अपना फिजिकल में ही डाल देते हैं और स्पिरिचुअलिटी को पूरी हम्म तरीके से इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल में ही अटके रहते हैं और फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे कर्म करना तो फालतू है बिकॉज सब चीज माया है और सब चीज इल्यूजन है। तो ये दोनों टाइप की थिंकिंग जो है वो लोगों को प्रोग्रेस करने नहीं देगी। ट्रू प्रोग्रेस, आई मीन होलिस्टिक प्रोग्रेस स्पिरिचुअली एज वेल एज ऑन अ फिजिकल लेवल। बहुत सारे एरियाज में लोग अटके रहेंगे, तो उनसे निकलने के लिए लोगों को इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए पूरे पिक्चर से। हम्म सो ब्रो, मेरा लास्ट ओपिनियन 5D के ऊपर यही रहेगा कि हमें बस अपने आप को बचाने के चक्कर में फियर स्टेट से ऑपरेट करके खुद को 5D में ले जाने की सोच या फिर मोक्ष में ले जाने की सोच, सेल्वेशन में ले जाने की सोच, इस सोच के साथ कि हम इस मैट्रिक्स में दोबारा ना आ पाए, हम खुद को मुक्त करवा सके, सिर्फ इस अप्रोच से खुद को स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट का प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना करके इस अप्रोच से हमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है और मेन गोल अल्टीमेटली यही है जिंदगी का कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करके उस स्टेट तक ले जाए, ताकि हम अपने आप का कंट्रोल हर तरीके से अपने हाथ में ले सके और कोई भी फोर्सेस द्वारा मैनिपुलेट किसी भी मामले में, स्पिरिचुअल हो, रीइंकारनेशन हो या फिर मेटेरियलिस्टिक या फिर फिजिकल लेवल पे हो, हम इन्फ्लुएंस ना हो सके, इनको अपना कंट्रोल ना दे। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सोच है कि अगर किसी को मोक्ष मिल भी गया तो फिर उसका भी यही माइंडसेट होना चाहिए अभी से कि हम फिर से आए ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे 3D वाले प्लेनेट में जहाँ पे इविल अपना रूल बनाना चाहते हैं, एनस्लेव करना चाहते हैं बीइंग्स को, सोल्स को, और हम चाहे दुख कष्ट भोग के ही यहाँ पे फिर से आके ये जो सोल्स है उनको इस ट्रैप्ड अवस्था से निकालने की कोशिश करें। और इविल का जो रूल है ये किसी भी हालत में हम किसी भी प्लेनेट में ना आने दे, ठीक है ब्रो। और अगर आप कल की अवतार के बारे में देखेंगे, मैं भी कल की अवतार के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इस अप्रोच से नहीं कि आप पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ही थोप दो। द कल की अवतार एक्चुअली इज ऑल्सो साइंटिफिक फैक्ट दैट कल की अवतार जो है ये एक रीइंकारनेशन पे आप मानते होंगे, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। जो कल की अवतार है it's actually a manifestation of the universe to bring everyone in its alignment again, from that alignment that we have been distracted by some evil forces। तो कल के अवतार और कुछ नहीं, नेचर या फिर यूनिवर्स का ही एक मैनिफेस्टेशन है। और ये जो अवतार की बात चल रहा है ये वही सोल है जो एक टाइम पे जब अधर्म का युद्ध चल रहा था 5500 ईयर्स बैक, अगर हम देखें महाभारत का जो युद्ध चल रहा था वो सेम ही चीज ही चल रहा था थोड़े अलग फॉर्म में। तो उस टाइम में भी ये सोल जो कल के अवतार के नाम से हम जान रहे हैं वो कृष्णा के रूप में आया था, आपको पता है। और यही सोल फिर से मतलब पहले भी राम के रूप में आया था जब फिर से वही महाभारत चल रहा था जिसको हम रामायण के नाम से कहते हैं। लेकिन उस सोल ने हर बार अपना ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाया है और सक्सेसफुल भी हुआ है अधर्म के खिलाफ धर्म को जिताने में। लेकिन
अभी जो हम ये कर रहे हैं ना कि उसको ब्लेम कर रहे हैं, कल के अवतार क्यों नहीं हमें बचाने आ रहे, ये एक तरीके से हम अपना जो एक्सक्यूज है या फिर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, उसका सिम्टम है। मतलब हम कल के अवतार के बारे में क्यों सोचे, उसका रोल हम तो नहीं कर सकते। वो अपना रोल करेगा, हमें अपना रोल करना है। वो अपना अपना रोल करेगा और वो अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता आया है। तुम्हें उसको ब्लेम ना करके, उसके बारे में ना सोच के, खुद का पर्सनल रोल निभाना है। वो जब आएगा वो अपना रोल करेगा, तुम्हारा भी अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना यहाँ पे रोल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हर कोई यहाँ पे इक्वल है जो इविल के खिलाफ इस युद्ध में अपना योगदान दे रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग कल के अवतार के ऊपर ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी थोप रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे, वो भी एक तरीके से अधर्म का साइड ही दे रहे हैं। अगर हम इविल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मोक्ष और सिर्फ अपना स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट पे फोकस करेंगे और कल के अवतार का वेट करेंगे और खुद कुछ भी नहीं करेंगे इविल के खिलाफ में, अपने आप को थोड़ा कष्ट दे के ही सही, हाँ, इस रास्ते में इविल के खिलाफ मतलब लोगों को एवेकन करने के जर्नी में आपको पता है कि बहुत सारे हमें स्ट्रगल्स फेस करना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन इवन फ्रॉम आवर एवेकन फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे एवेकन फ्रेंड्स छूट जाते हैं बहुत सारे डिस्प्यूट्स की वजह से। तो थोड़ा कष्ट भोग के भी हमें, मतलब चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी पेन हो, हमें भोग के भी हमें अपना रोल करना चाहिए, हमें अपना कर्मा करना चाहिए। अगर हमने अपना रोल नहीं किया इस इविल के खिलाफ में, तो फिर हम एक तरीके से वही इविल के साइड में ही होंगे। आपने महाभारत में भी देखा होगा, मैं लास्ट एग्जांपल आपको दूंगा इसके ऊपर। जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस टाइम में, जो इविल फोर्सेस ये चीज कर रहे थे, दुर्योधन दुशासन और उसके साइड में जो लोग थे, उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे, जैसे कि पांडव थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे। बहुत सारे पावरफुल लोग थे जो उनको इस चीज को करने से रोक सकते थे बहुत ही इफेक्टिवली लोग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने सेल्फ राइटियसनेस में आके, राइटियसनेस, अपने सेल्फ राइटियसनेस को राइटियसनेस का नाम देके उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उस इविल के खिलाफ में उन लोगों ने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए कि हमारे ये रीजंस थे, वो रीजंस थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक तरीके से ये लोग भी इविल का साथ दिए थे और उसी की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था और इविल ने अपना पैर बहुत ज्यादा जमा लिया था। तो हम इसी टाइम में अगर ऐसे एक्सक्यूज देते रहेंगे, बहुत तरीके की एक्सक्यूज देके अगर हम इविल का जो रूल आने वाला है उसके खिलाफ विरोध नहीं करेंगे, हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ये सब एक्सक्यूज देके अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वही पांडवों वाला काम भी हम एक तरीके से कर रहे हैं और इविल को और भी ज्यादा हम पावर दे रहे हैं और हम भी एक तरीके से उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना करके। तो यही मेरा लास्ट इसके ऊपर ओपिनियन रहेगा। और ब्रो एक लास्ट चीज, इस प्रिपरेशन वाले वीडियो में, अभी प्रिपरेशन का बात हो रहा था, आपका पर्सनल ओपिनियन हम ले रहे थे। Just one second before you go to that, I would just like to wrap up the topic. आपकी विचारों से मैं अग्रीमेंट रखता हूँ, बिकॉज अगर हमें दुनिया में चेंज लाना है तो वो जैसा आपने बोला वो एक्शन ओरिएंटेड वे में ही होगा, और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्जॉर्व कर दे तो वो होने नहीं वाला है। तो मेरा लोगों को ये मतलब मैं स्ट्रांगली स्ट्रेस करूंगा कि ये एक फ्री विल यूनिवर्स है और इसमें जिस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी वो लोगों की कॉन्शियसनेस, मोरालिटी और एक्शंस पे पूरी तरीके से निर्भर है। ये टाइम में अगर आप देखोगे तो इविल की बहुत तरीके से जीत ऑलरेडी हो चुकी है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम इससे निकलने वाले हैं, बट डैमेज कितना सारा हो चुका है आप देखो, बिकॉज लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयां फेस करनी पड़ी है। हम इविल की बात कर रहे हैं बट हमने क्या देखा है 2019 2020, बिकॉज लोग सोए हुए हैं, बिकॉज लोग एक अनकॉन्शियस स्टेट में जी रहे थे। उसकी वजह से लॉकडाउन, वैक्सीन मैंडेट्स, मास्क मैंडेट्स, ये सारी चीजें हमें फेस करने को मिली है ऑलरेडी, और उसकी वजह से इविल ने ऑलरेडी ये 2 साल में बहुत बड़ी जीतें ऑलरेडी मैनिफेस्ट की है उनके लिए। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, लोगों को बहुत सफरिंग फेस करना पड़ा, इकोनॉमिक लॉसेस, डेथ्स, डिस्ट्रक्शन। ये सब चीजें होने नहीं वाली नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी हो गई है। मैं ये कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूँ लोगों को कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है नहीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी आ गया है। कितना एक्सट्रीम होने वाला है वो लोगों की एक्शन या इनएक्शन पर डिपेंड करता है। तो उस नजरिए से अगर हम चीजें देखेंगे तो हमें एक और रिस्पॉन्सिबल स्टेट में सोसाइटी से हमारी जो रोल है वो प्ले करने का एक जरिया मिलेगा। तो इसके ऊपर लास्ट मैसेज मैं उन इवॉल्व सोल्स को या फिर एवेकेंट कम्युनिटी में वो सोल्स जो खुद को स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, लोगों को भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मोक्ष या फिर 5D या फिर किसी भी नाम से हम उसको कह दे, सेल्वेशन या फिर व्हाटएवर, इस माइंडसेट से कि हमें इस मैट्रिक्स में, इस दर्द भरे मैट्रिक्स में फिर से इंकारनेट ना करना पड़े, किसी भी 3D प्लेनेट में ना जाना पड़े और हम हमेशा के लिए एक ब्लिसफुल स्टेट या फिर हायर रिल में चले जाए, दुख दर्द कष्ट से परे। तो उन सब सोल्स को मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में हम जो ये कल की अवतार या फिर एवेकेंट कम्युनिटी के
एक लीडर की बात कर रहे हैं जो आगे आने वाला है। और लीडर से मेरा मतलब वो नहीं जो डोमिनेट करता है। लीडर इज नॉट द वन हु डोमिनेट्स, बट लीडर इज द वन हु यूनाइट्स एवरीवन। और ये एवेकेंट कम्युनिटी का जो लीडर है वो वही करेगा, और यही पहचान होगा कि वो लीडर होगा, वो सबको यूनाइट करेगा और यूनाइट करके इविल के खिलाफ लड़ेगा। और बात यह है कि एक लीडर के बिना कोई भी कम्युनिटी स्क्रैम्बल हो जाएगा। सो दिस इज ए ट्रू फैक्ट दैट लीडर की भी आवश्यकता है, लेकिन वो कुदरत हमें एक ना एक टाइम पे दे ही देगा आगे। लेकिन हमें उसके ऊपर सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भी अपने रोल्स को प्ले करना बंद करना नहीं है। हमें अपने अपने रोल्स करना है और उसे अपना रोल करने देना है, ना कि उसके पीछे भागना है वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है। और उन सोल्स को मैं इस लीडर के एग्जांपल से यही उदाहरण देना चाहूंगा कि इस सोल ने पहले भी राम अवतार में, कृष्ण अवतार में कितनी बार इस 3D प्लेनेट में खुद की इच्छा से इंकारनेट किया था। वो खुद इवॉल्व था, मोक्ष, सेल्वेशन या फिर 5D जो भी हम कह दे, वो खुद इवॉल्व था। वो चाहता तो उस हायर रिल्म ब्लिसफुल स्टेट से यहाँ पे आने की उसको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उस हायर रिल्म को त्याग के, उस ब्लिसफुल चीज को त्याग के यहाँ पे फिर से दर्द भोग के, कष्ट भोग के इंकारनेट किया। जितने भी 3D प्लेनेट में फंसे हुए लोग थे या फिर इविल का जो इन्फ्लुएंस की वजह से जो सोल्स खुद को इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सच्चाई को नहीं जान पा रहे थे, इविल का रूल आने वाला था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसने खुद उस ब्लिसफुल स्टेट या फिर हायर रिल्म को त्याग दे के यहाँ पे इंकारनेट किया। अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स भोगा और पेन प्रॉब्लम्स का डर ना रख के सबके लिए लव से ऑपरेट करके बार बार इंकारनेट किया हमें यहाँ से निकालने के लिए, और इविल का जो रूल जब भी आने लगता था उसको रोकने के लिए। तो उन इवॉल्व सोल्स को या फिर जो अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप दे विल श्योरली मोस्ट ऑफ देम गेट टू दैट स्टेट। बट मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट अभी से उन सभी सोल्स को यही है कि आप लोग भी उसी को एग्जाम्पल लेके फिर से आइए। जितनी भी बार धरती में या फिर किसी भी 3D प्लेनेट में इविल का रूल चलता रहेगा या फिर इविल का शासन वो लोग बनाने की कोशिश करेंगे और जितने भी सोल्स है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे इससे निकलेंगे। अगर हमें बचाने या फिर हमें एवेकन कर लें कुछ एसेंडेड मास्टर्स यहाँ पे उस हायर रिल्म को छोड़ के नहीं आते, तो फिर आज हम एवेकन नहीं होते। तो फिर हमें सेल्फिशनेस से ऑपरेट नहीं करके, डर से ऑपरेट नहीं करके कि यहाँ पे फिर से आएंगे, फिर से दर्द भोग के, हमें एक त्याग के फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करके, सैक्रिफाइस के फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करके, और ये फ्रीक्वेंसी या फिर इस तरीके से हम तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब हम ट्रू लव रखेंगे सबके प्रति, कि चाहे मुझे अपना बलिदान भी क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं बार बार आऊंगा। जितनी भी बार अर्थ 3D में जाएगा या फिर कलयुग या फिर लोअर रिल में जाएगा, मैं बार बार आऊंगा और जितने भी लोग वहां पे फंसे हैं उनको इससे निकालने की कोशिश करूंगा, और इविल फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोक के उनके जो एम्पायर बिल्टअप होने वाला है उसको एकदम ध्वस्त कर दूंगा, उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस मेंटालिटी से हमें अप्रोच करना चाहिए और इसी मेंटालिटी से हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए कि हम फिर से आए। तो ये मेरा पर्सनली उन स्पिरिचुअल इवॉल्व सोल या फिर जो इस रास्ते में बढ़ रहे हैं उनसे है कि आप फिर से आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर किसी ना किसी प्लेनेट में, चाहे हम इस प्लेनेट में जीत हासिल भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट में इविल अपना रूल बना चुका होगा। सो दैट वाज माय पॉइंट। और ये चीज तभी हो सकता है जब हम ट्रू लव रखेंगे सबके प्रति। एंड लव इज सैक्रिफाइस, लव इज नॉट गेटिंग समथिंग मैटेरियलिस्टिकली और इवन स्पिरिचुअली, लव इज सैक्रिफाइस। और सो मेरे यही मेरा हिसाब लास्ट। से जो अवतार्स की हम बात करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली अगर कल की है नहीं है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, बट अगर आप कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखोगे ह्यूमन, कि यू कल नो की जो अवतार है, एक चीज जी बीच में, कल की जो अवतार है इसी अवतार के बारे में सेम, मतलब अवतार के बारे में एक अलग नाम से इस्लाम में इमाम मेहदी के नाम से कहा गया है, और क्रिश्चियनिटी में जीसस सेकंड कमिंग के नाम से जाना गया है, और जो बुद्धिज्म है उसमें माइत्रेय बुद्धा और फ्यूचर बुद्धा के नाम से उसको जाना गया है। लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि उसके ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी थोप दो, जो आप कह रहे थे अभी, उसको ब्लेम ना दो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मेरे हिसाब से हम्म, अगर आप देखोगे कि जो अवतार की बात होती है इन द सेंस के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ऐसा सोल भेजा जाएगा जो दुनिया में अवेकनिंग लाएगा और काफी लोगों को जागरूक करेगा। तो इन माय ओपिनियन दैट वुड बी डेविड आइक, बिकॉज ही इज डन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द लास्ट 30 years, और उनकी वजह से दुनिया में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे अवेकनिंग आया है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि ऑल्दो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को बाहर लाया है ना, ऑफ कोर्स दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि सभी को इसमें विश्वास करने की जरूरत है, बट जस्ट फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग आई वुड थिंक के उन्होंने इनकारनेट करने के पहले एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यहाँ पे आके वो इस तरीके का कार्य कर सके। इसके लिए उनको बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिली है, बिकॉज आई हैव स्टडीड हिज लाइफ वेरी क्लोजली एंड मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ।
बट ये भी समझना जरूरी है कि अगर किसी को बचना नहीं है तो उन्हें हम बचा नहीं सकते। मतलब लोग इन्फॉर्मेशन बाहर डाल सकते हैं, और जो लोग उस इन्फॉर्मेशन के साथ अलाइन होते हैं, उनके उसके लिए ओपन होते हैं, तो उनको एक यूनाइट करके, ऑर्गेनाइज करके हम फाइट बैक कर सकते हैं। बट जो सोल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको कोई बाहर से आके बचा नहीं सकता या अवेकन नहीं कर सकता। मतलब अगर ट्रू हमें ट्रू ट्रू अपने आप को बचाना है और अपनी सराउंडिंग को बचाना है, तो हम बस अपने आप के लिए वो कर सकते हैं, और हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को कि वो करे, बट करना नहीं करना, उनको बचाना, वो उनके ही हाथ में रहेगा। बिकॉज इट विल बी डिपेंडेंट ऑन उनके अंदर से क्या इच्छा है, क्या उसके प्रति पुल है उनका, कि उनको उसके तरफ जाना है। तो दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द पर्सन इट सेल्फ। कोई बाहर वाला उनको आके बचा नहीं सकता या जागरूक नहीं कर सकता, उनको बस एक टाइप का इंस्टिगेट कर सकता है कि वो करे, बट उसको करना नहीं करना वो व्यक्ति के हाथ में है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। कि एक सोल तो होगा जो राम के रूप में धर्म और अधर्म के युद्ध में पहले भी आ चुका था, और वही सोल फिर से कृष्णा के रूप में आ चुका था। और आज अगर फिर से इतने बड़े लेवल पे धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चल रहा है, एंड गेम चल रहा है, महाभारत 2.0 चल रहा है, तो फिर उसको तो आना ही होगा, उसके पुराने कर्म के वजह से, उसके पुराने इंटेंशंस की वजह से। और वो यहाँ पे जरूर आ चुका होगा। और एक सोल तो होगा जो पहले भी आया था और अभी भी आ चुका है, एक एवेकेंट कम्युनिटी के लीडर के हिसाब से। अब वो कौन है कौन नहीं, उसके हमें ऊपर नहीं जाना है, वो आगे टाइम में देखा जाएगा, और उसके रिगार्डिंग हमें टेंस्ट भी नहीं होना है, वो टाइम ही हमें बता देगा। हमारा कर्म वो नहीं है, हमारा कर्म वो है कि अपने अपने रोल करना। और एक तरीके से अवतार की बात अगर हम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील कर पा रहे हैं कि मतलब कुछ स्पिरिचुअल कम्युनिटी में ही मैं लोगों को देखता हूँ कि अवतार ही सारे क्रेडिट ले लेगा, हमने इतना जो किया उसका क्या फिर वो रहेगा। मतलब एक तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसका कोई नेम फेम या फिर कोई क्रेडिट नहीं रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सारे के सारे जो इस मिशन में हेल्प कर रहे हैं, या फिर अवतार का जो मिशन होगा, एक तरीके से अगर हमारा वही सेम मिशन है, तो हम भी उसी कल की अवतार कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करके ही ऑपरेट कर रहे हैं इस इविल के रूल को रोकने के खिलाफ। और एक तरीके से सारे के सारे अवतार ही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या फिर कल की कॉन्शियसनेस, जो भी हम ये कह रहे हैं, वो वही है कि उसके माइंडसेट से ऑपरेट करके अपने अपने लेवल पे अपना अपना रोल प्ले करना। तो एक तरीके से सारे के सारे अवतार ही है, और यहाँ पे नेम फेम की कोई बात ही नहीं है, क्रेडिट लेने की कोई बात ही नहीं है। कल के अवतार अकेले काम नहीं कर पाएंगे, अगर उसका टीम नहीं काम करेगा या फिर उसका टीम नहीं होगा, तो सारे के सारे इक्वली वैल्यूएबल है। और एक दूसरे के बिना हम इस युद्ध को लड़ ही नहीं सकते। जितना आपका इंपॉर्टेंस है उतना कल के अवतार का इंपॉर्टेंस है, उतना मेरा भी शायद कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंस है, और हर एक का इंपॉर्टेंस अपने इंडिविजुअल लेवल पे अलाइंड है, सबके सब इंटरकनेक्टेड है। कोई एक काम नहीं करेगा एक साइड में, कोई एक तरीके से काम करेगा, तो इस तरीके से हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। तो फिर हमें यूनाइट होना है और अपने अपने रोल को अपने साइड से प्ले करना है, नहीं तो उसके बिना हमारा ये जो मिशन है ये कंप्लीट होगा ही नहीं। और ये किसी एक व्यक्ति के अकेले एफर्ट से नहीं कंप्लीट होगा, ये सारे के सारे जो एवेकेंट सोल है, जो उसी टाइप का माइंडसेट रखते हैं, जो कल की कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करके इस इविल के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सभी के प्रयास से ये मुमकिन होगा। तो यही मेरा लास्ट कहना था। दैट इज व्हाट आई हैड रिटरेटेड अर्लियर, कि एक व्यक्ति की वजह से कुछ होने नहीं वाला। अभी जैसे आपने बोला कि कल की कौन है नहीं है, अभी मैंने मेरा, इफ यू आस्क मी अवतार क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है, उसके हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन दिया कि हु दैट वुड बी। बट रिगार्डलेस ऑफ हैविंग सेड दैट, इवन अगर आप वही उदाहरण ले लो, तो एक अकेला आदमी कुछ चेंज नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोला। और मेरी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि लोग चोजन ऐसे सोचना कि कोई चोजन है तो उसको हाँ ही हाँ obey करना हाँ है, इसके अगेंस्ट भी हाँ मैं हाँ अपने ओपिनियंस पेश करना चाहूंगा। हाँ बिकॉज हाँ मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चोजन आदमी था, या मुझे बचपन से कोई जिम्मेदारी थी कि मुझे ये चीज करना है। मे बी मतलब रीइंकार्नेट होने से पहले मैंने कुछ चीजें प्लान की होगी, बट जैसे मैं अपनी लाइफ प्ले आउट कर रहा हूँ अभी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये लेवल पे ये मैं चीज करूंगा। बट बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें फेस की, जैसे कि आपने भी की होगी, कुछ कठिन फेजेस आए हैं हम सब की लाइफ में, डिप्रेशन हो या ब्रेकअप्स, और अलग अलग टाइप की कठिनाइयाँ, फैमिली इश्यूज, दिस एंड दैट। बट जब हमने वो इश्यूज फेस की, अगर हमने सही चॉइसेस नहीं की होती ये पाथ पे आने के लिए, और अगर हम उस पेन में घुस के, अगर हम एडिक्शन, डिप्रेशन, ये सारे चीजों में घुस गए होते, तो हम अपनी लाइफ ये तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करते। तो ये एक फ्री विल यूनिवर्स है,
और हम्म कल की कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, हम जो भी असेंडेड कॉन्शियसनेस की बात करें, जो जागरूकता, हम्म ट्रूथ, सच्चाई, फ्रीडम, इन सारे चीजों से रेजोनेट करता है, वो वाइब्रेशन एग्जिस्ट हम्म करता है, उस उसी हम्म वही है जो सारी चीजों को कनेक्ट करती है, सारी सोच को कनेक्ट करती है, और पूरे यूनिवर्स हम्म को एक साथ जोड़ के रखी है वो फोर्स। और हम्म उस चीज को एक्सेस करना हर आदमी की चॉइस होती है। मतलब कोई भी यहाँ हम्म पे स्पेशल नहीं है, या कोई भी ट्रू ट्रू आप ट्रू जैसे ट्रू बोल ट्रू रहे हो कि अवतार जो है वो ट्रू सारा क्रेडिट ले लेगा। हम सब उसमें हम्म अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जितना हम्म हम इन्वॉल्व होंगे उसमें, जितना हम कार्य हम्म करेंगे, जितना हम इसके प्रति अपना रोल प्ले करेंगे, उतना ही हम्म क्रिएशन हमको पहचानेगी कि इस आदमी ने हम्म इतना बड़ा रोल इसमें प्ले किया। अभी ये भी हम्म सच है कि सारे लोग इक्वल नहीं है, अभी इन टर्म्स ऑफ कि कौन कितना कर रहा है, वो भी हम्म डिपेंडेंट है कि कौन कितना करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये हाँ चोजन हाँ और ना चोजन होने की बात है, बट ये एक इंडिविजुअल हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई आदमी अपना पूरा समय निकाल के इसके प्रति रिसर्च, जागरूकता और अलग अलग कार्य कर रहा है, तो नेचुरली है कि हम्म लोग उसको एक लीडर के तरीके से पहचानेंगे, और ज्यादा फॉलोइंग मिलेगी हम्म उसको, ज्यादा फेम मिलेगा, ज्यादा लोग उसको जानेंगे, हम्म बिकॉज वो आदमी ने हम्म उसके लिए मेहनत किया है। तो इसको इस तरीके से ट्रू नहीं ट्रू देखना चाहिए, चोजन अनचोजन, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो फील्ड कॉन्शियसनेस हमारे सबके लिए रुका है, और जितना हम हम्म उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आसपास के लोग और क्रिएशन हमें हम्म पहचानेंगे कि इस सोल ने इसके हम्म लिए इतना काम किया। और कुछ सोल थे तो जानते थे, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बस इस बात को जानते हैं और जान के भी इतने कुछ कर नहीं रहे, और फिर ये कुछ नहीं लोग कर रहे हाँ दूसरे लोगों को गाली देते रहते हैं पूरा टाइम कि ये ऐसा है, ये वैसा हाँ है, बट खुद तो कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, तो इनको कोई जानता भी नहीं है, इसके लिए उनकी ट्रू बातों से ट्रू ट्रू कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज वेरी दे आर ट्रू नो वेरी ट्रू बडी, वेरी नो वन ट्रू नोज देम। और जो लोग एक्चुअली में कार्य कर हम्म रहे हैं, और जो लोग बिजी है इसको हम्म फाइट बैक करने के हम्म लिए, हम्म वो अपनी हम्म एनर्जी, अपना टाइम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ी चीज है जिसके प्रति अपना समय और टाइम लगाना हम उचित समझते हैं। दैट वुड बी माय फाइनल थॉट्स ऑन। वेरी ट्रू ये यहाँ पे कोई चूजन वगैरह की सीन है ही नहीं ये बस हमारे ऊपर है कि हम किसका साइड लेंगे हम गलत का साइड लेंगे या फिर गलत का खिलाफ विरोध नहीं करेंगे और कह देंगे कि हम तो चूजन नहीं है सो दिस इज एन एक्सक्यूज और ऑफ इट्स सपोर्टिंग एब्डिकेशन ऑफ इविल सेल्फ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। या दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज ऑफ सपोर्टिंग द इविल और बीइंग इरेस्पॉन्सिबल सो ये बस हमारे ही हाथ में है कि हम कौन से साइड में अपना योगदान देंगे इविल के साइड में या फिर लाइट के साइड में मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में आपके ही एवेकेंड इंडिया मूवमेंट के एक मेंबर ने जिनका नाम संदीप कौर है वो मेरा फ्रेंड है तो उसने मुझे सुबह एक दिन ये मैसेज किया था कि सप्तऋषि जो अभी वर्तमान में एक प्लेंडेमिक नया लाने की कोशिश किया जा रहा है मंकी पॉक्स और कुछ और नाम से भी शायद इसको कहा जा रहा है वो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में एनिमल्स में ही ज्यादा दिख रहे हैं काउस में ज्यादा दिख रहे हैं जर्सी हो या फिर देसी हो और कुछ इंसानों में भी रिपोर्ट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं तो वो ये कह रही है कि वो इन सब से एक्चुअली जुड़ी हुई है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो मुझे ये शेयर किया कि जो ये डिजीज है ये ज्यादातर जर्सी गाय में ही देखा जा रहा है और देसी गाय में उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है और इसका ये कंक्लूजन उसने निकाल के मुझे कहा उसको जो इंट्यूशन से अपने लगता है कि जो जर्सी गाय है ये मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्ड फूड्स खाते हैं क्योंकि ये बाहर के होते हैं और उनके तरह तरीके के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम बाहर से जो फीड आते हैं उसी को खिलाया जाता है और जो देसी गाय होते हैं वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट है जो ग्रास है वो है ग्रास फेडिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट है उनको ज़्यादा बाहर का फूड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है तो जो जर्सी गाय में ये ज़्यादा दिख रहा है उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फूड है उसी में ये लोग कुछ गड़बड़ करके तो नहीं दे रहे कि पहले ये गाय में देखा जाए फिर धीरे धीरे जब ये इंसानों में लाएंगे तो वो यही कह रही है कि जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड फूड्स है जैसे कि आपको पता है कि कैसे कोका कोला थम्स अप और बहुत ही फेमस ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स में ग्रेफिन ऑक्साइड और तरह तरीके की फ्रूट जूसेस में भी वो मिलाया जा रहा है तो वो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं ये एनिमल्स के बाद में जो इंसानों के ऊपर लाने की एक प्लानिंग है ये इस तरीके से तो नहीं लाया जाएगा कि हमारे जो फूड्स है जो कि मैन्युफैक्चर्ड और लेबल्ड या फिर बहुत ही फेमस ब्रांडेड फूड्स है उसी में कुछ मिलावट करके हमारे अनजाने में हमें इस डिजीज में फंसाया जाएगा तो वो यही कह रही थी मुझे कि हमें अभी जल्द से जल्द नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ मोड़ लेना है और जो लोकल फार्मर्स या फिर लोकल ब्रांड्स है उसके तरफ जाना है क्योंकि जो लोकल ब्रांड्स है उसको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते और मैक्सिमम वो करेंगे भी नहीं वो जो फेमस ब्रांड्स है उसी के जरिए ये चीज अगर करना है तो वो करेंगे तो जैसे कि ये गाय में भी उसी तरीके से आ सकता है क्योंकि ये जर्सी गाय में ही देखा जा रहा है देसी गाय में नहीं देखा जा रहा है तो इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है और क्या ये
अगर सच है, क्या इसी तरीके से इंसानों में भी वो चीज मैन्युफैक्चर्ड और जो फूड्स है उसी के जरिए लाया जा सकता है, और हमें क्या अभी नेचुरल फूड्स की तरफ मोड़ लेना चाहिए या फिर लोकल ब्रांड्स की तरफ? तो इसके ऊपर आप क्या डिटेल में कहना चाहेंगे ब्रो? यस, तो देखो जो एनिमल्स होते हैं वो भी ह्यूमंस के जैसे ही है इन टर्म्स ऑफ उनको कैसे बीमारियां पकड़ते हैं, कैसे वो फाइट बैक करते हैं। डिटेल्स ऑफ कोर्स डिफर बिकॉज बायोलॉजी अलग है और जैसे मेकअप है बॉडी का अलग है। बट इन अ मतलब नटशेल अगर आप इसको देखने जाओ तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन है भी, मतलब मैंने इसको साइंटिफिकली ऑफ कोर्स इस पे आई हैव नॉट सीन दैट मच डेटा बीइंग प्रेजेंटेड येट के इस टाइप के एनिमल्स में हो रहा है। बट अगर हम मान भी लेके चलो कि जर्सी काउस में इट्स मेनली हैपनिंग और देसी गाय में नहीं हो रहा है, सो देर आर मतलब इजी वेज टू एक्सप्लेन दैट। इट इज एज सिंपल एज थिंकिंग के जो स्वस्थ लोग थे जिनका बेबी धूप लेते थे और उनका लाइफस्टाइल अच्छा था और क्लीन डाइट खाते थे और उनको दूसरी बीमारियां नहीं थी, उनको कोविड नहीं हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ के इन्फेक्शन सिवियर नहीं था। ओके, सो जो होस्ट फैक्टर्स रहते हैं हमारे, जो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं, हमारे डिफेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, हमारा माइक्रोबायोम कितना अच्छा है गट में, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें बीमारी का कोई इन्फेक्शन पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी। अभी आप प्रॉब्लम मेरे इस पे व्यूज जानते हैं, बट मैं मतलब बहुत सारे लोग कम्युनिटी में उनको लगता है कि सारे जो इन्फेक्शन डिजीज है वो पूरा स्कैम ही है और वायरस बैक्टीरिया कुछ होता नहीं है और सब चीज डिटॉक्स है। मैं ये सब चीजों में मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अलग अलग टाइप के वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, ये सब चीजें मतलब जानवरों में या इंसानियत में समस्याएं खड़ी कर सकता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो अगर हमारे डिफेंसेस लोअर्ड है, अगर हमारे बॉडी में कोई टाइप का इन्फ्लेमेशन है या कोई टाइप का ऑलरेडी मतलब बहुत सारे कारणों से हमारा बॉडी वीक हो सकता है और फिर वो इन्फेक्शन पकड़ के स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये निर्भर है हम पे कि हम अपना शरीर कितना स्वस्थ रखें ताकि हमें ये इन्फेक्शन ना हो। और इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स है जो हमारा रिस्क कम कर सकते हैं। इस पे मैंने काफी वैज्ञानिक मटेरियल लोगों के साथ शेयर किया है कि लोग अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे रख सकते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली कि अगर ये हो रहा है तो हमें अपने जो फूड सप्लाई है या हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं उस पर ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। और हमें जो ऑर्डिनरी खाना है जो हमें सुपरमार्केट्स या बड़े बड़े ब्रांड से मिलता है उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये पर्सनली मैं खुद अपनी लाइफ में 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी फूड जो चॉइसेस है उसमें बहुत सारा कॉन्शियसनेस लाया है ओवर द इयर्स। और जितना क्लीन हो सकता है, जितना ऑर्गेनिक हो सकता है, मैं खाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारे मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट होते हैं जहाँ पे जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो लाके अपना जो प्रोड्यूस है वो फार्मर्स मार्केट में बेचते हैं। और यहाँ पे थैंकफुली अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी है लोकल, मेरे मतलब कुछ दोस्त भी है जो अपने खुद के ऑर्गेनिक आउटलेट्स चलाते हैं और बहुत अच्छा वो लोग खुद फार्म्स में जाके चेक करते हैं और फिर उनका प्रोड्यूस लाते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को ये चीजें करने की जरूरत है। बिकॉज हमें अपना पैसा जितना हम इन षड्यंत्रकारियों को कम दे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जितना हम कम बड़े सुपरमार्केट से शॉप करें, जितना हम कम अदानी और ऐसे ब्रांड से जो बड़े फूड मैन्युफैक्चरर्स है और कॉर्पोरेट हाउसेस है, बिकॉज ये सारे लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रीसेट एजेंडा में इन्वॉल्व है और उनको चाहिए कि पूरा जो फूड का सिस्टम है वो चेंज कर दे। इनफैक्ट आप रॉकफेलर फाउंडेशन का एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो, रीसेट द टेबल, जिसमें उन्होंने बात की कि कैसे उनको पूरा फूड सिस्टम जो है वो शिफ्ट करके एक सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम लाना है जहाँ पे हमारा डाइट मोस्टली बग्स, लैब ग्रोन मीट और ग्रेन्स, ये सारी चीजों से बड़ा रहेगा एक टाइप का। और जो एक्चुअल हमारा नेचुरल डाइट है, चाहे वो अच्छे एनिमल फूड्स हो, क्लीन और प्लांट फूड्स हो, इसको ये लोग निकालना चाहते हैं ताकि हमारी अपनी जो फसल है उस पे जो हमारा जानवरों का ओनरशिप है या हमारी खेती है उस पे ओनरशिप है, उसको हटा के उनको मतलब हमको उनके निर्भर करना चाहते हैं उनकी फूड सप्लाई पे। तो इसके प्रति स्टेप्स लेना, मैंने जैसे बोला फूड स्टॉकिंग करना ऑफकोर्स जरूरी है। और मैंने इस पे भी बात की थी कि हमें लोकली इन फार्मर्स को ढूंढने की जरूरत है जो क्लीन ऑर्गेनिक खेती करते हो ताकि हमारा फूड सप्लाई भी अच्छा हो और आर्थिक रूप से भी हम इनको सपोर्ट कर पाए। बिकॉज इन लोग का एजेंडा है कि ऐसी फार्मर्स को उनको निकालना है। अगर आप यूरोप में देखोगे अभी, तो मैंने जैसे बोला काफी फार्मर्स को पैसे दिए जा रहे हैं फार्मिंग से निकलने के लिए। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्कैम की वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि एमिशंस कम करने के लिए वो लोग लिटरली फार्मर्स की लैंड छीन रहे हैं। आप अगर फॉरेन देशों में देखोगे तो ये बहुत सारी जगहों में हो रहा है। इसके आर्टिकल्स में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यूरोप में अभी यूरोपियन यूनियन ने बोला कि एमिशंस सर्टेन लेवल तक ही हमें चाहिए। इसके लिए अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप
लिटरली काउस को अपने खेती से निकालो, अपना खेती हमें दे दो, बिकॉज ये जानवर जो है वो ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हम्म हो रही है। ये उनका फॉल्स नैरेटिव है, हम्म जिसको मैं अभी हम्म वीडियोस में तोड़ूंगा स्लोली स्लोली वैज्ञानिक तरीके से। हम्म बट हम्म ये बेसिकली झूठ बेच के कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ये सब गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये लोग हमारे जानवर हमसे छीनेंगे। और ये सिर्फ मीट की बात नहीं है, मतलब बस जो लोग मीट खाते हैं उनकी बात नहीं है। बट हम्म भारत में भी आप देखोगे तो गाय का उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए होता है, चाहे दूध ले लो, घी ले लो, और उसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके यूरिन से, अलग अलग हम्म चीजों से। तो ये हम्म बेसिकली अटैक है हमारी खुद की जानवर ओन करने के लिए, बिकॉज फ्यूचर में हमें आके बोलेंगे कि भारत का भी एक टाइप का टारगेट ये लोग सेट करेंगे यूएन के द्वारा या कोई भी हम्म इनकी मल्टीनेशनल एजेंसी के द्वारा, और फिर हमें बोलेंगे कि भारत में हम्म ये लेवल तक के एमिशंस हो सकते हैं। फिर मोदी जी हम्म सडनली एक दिन स्क्रीन पे आके बोलेंगे कि हमारा हमें लेवल एमिशंस इतने लेवल पे रखने हैं ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को हम्म रोक सके, तो सारे देशवासियों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, और फिर ये लोग जाके फार्मर्स को टारगेट करेंगे। ये होने वाला है, हम्म मतलब जैसे हम्म आप बाहर हम्म ट्रेंड्स देख रहे हो, ये भारत में भी होंगे और ऑलरेडी हम्म हो रहे हैं। इन लोग ने ऑलरेडी मुश्किल कर हम्म दिया है कि अभी रिसेंटली कोई लॉ, मतलब लॉ पास हुआ था कि कोई टाइप का लाइसेंस चाहिए हमें कैटल ओन करने के लिए। तो ये लोग और मुश्किल करते जाएंगे, और फ्यूचर में भी ये लोग ऐसी हम्म टाइप की भ्रम फैलाएंगे कि जानवरों से बीमारियां फैलती है, तो अपने जानवर या अपनी खुद की फसल लेना सेफ नहीं है। तो सारे खाना हम लेबोरेटरी में हम्म उगाएंगे ताकि वो क्लीन और सेफ तरीके से हम आपको दे सके, और आप जो खाना खुद का उगाने हम्म की क्षमता है उसको बैन करेंगे ये लोग। ये सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडाज है हम्म जो काफी रिसर्चर्स बहुत टाइम से बताते आए हैं। तो ये सारे चीजों को टैकल करने के लिए हमें हम्म इधर खुद का खाना उगाना चाहिए, या ऐसे लोगों को ढूंढ के सपोर्ट करना चाहिए जो हमें क्लीन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे रहे हो, चाहे वो मतलब हम्म प्लांट्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, दोनों चीजों में हमें हम्म क्लीन होने की जरूरत है। और हम्म अपना जो खाना हम हम्म बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसमें जितना हम सोच विचार कर सके और क्लीन चीजें डाल सके, उतनी हमारी सेहत अच्छी हम्म रहेगी ओवरऑल। मतलब सो मतलब आपका यही कहना है इसके ऊपर कि प्लेंडेमिक आगे चाहे फूड्स के जरिए लाए या फिर किसी भी जरिए लाए, हमें हमेशा अपना जो फूड्स है उसको चेक में रखना चाहिए और हमें बिल्कुल। जितना हो सके नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ ही बैंड होना चाहिए, तभी हम आगे आने वाले किसी प्लेंडेमिक हो या फिर कोई रियल पैंडेमिक, जो ये कुछ रियल वायरस भी अगर आगे छोड़ दे तो उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि यस। इट्स बेटर इन बोथ साइड्स। तो योहान, जैसे कि आप फूड क्राइसिस के बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे ये आगे होने के चांसेस है, हो सकता है आगे मोस्ट प्रोबेबली। तो फूड क्राइसिस से रिलेटेड ही मेरा एक वीकेंड दोस्त थी जो खुद इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन रखती है। वो मुझे एक दिन फोन पे ये पूछ रही थी कि अल्टीमेटली फूड क्राइसिस के लिए हमें कैसे इफेक्टिवली रेडी होना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर वीकेंड यूट्यूबर्स कहते हैं कि एक साल पहले अभी के लिए प्रिपेयर हो, 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब प्रिपेयर हो, कुछ कह रहे हैं कि 10 महीने के लिए फूड स्टोर करके रखो, कुछ कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए रखो, कुछ कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए रखो, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे फूड्स रखो, कुछ कह रहे हैं कि वैसे फूड्स रखो। तो उतने सारे उलझनों में ना जाके मैं बेस्ट इफेक्टिव एडवाइस और आपका ओपिनियन इसके ऊपर लेना चाहूंगा, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं इसके ऊपर आपसे पूछ लेता हूँ। अगर फूड क्राइसिस आगे होना है तो ये अप्रोक्सीमेटली किस टाइम के आसपास हो सकता है ताकि लोग उसके पहले रेडी हो सके? और दूसरा क्वेश्चन मेरा इसके ऊपर रहेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देने के बाद मैं फिर से आपको रिपीट करके रिमाइंड करवा दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा इसके ऊपर ये भी है, फूड क्राइसिस के लिए हमें कितनी देर तक फूड स्टोर करके रखना है, 10 महीने, 6 महीने, या फिर कितने टाइम तक? और दूसरी बात ये भी है, मेरा वो दोस्ती कह रही थी कि जो नेचुरल फूड्स है वो 6 महीने तक ही ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है मैक्सिमम जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स है। तो फिर हमें कैसे फूड्स भी स्टोर करके रखना चाहिए वैसे सिचुएशन के लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली किस टाइम के आसपास ये फूड क्राइसिस इन लोगों के द्वारा लाने की प्लानिंग हो सकता है? ओके, सो आई वुड एज ए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला था मैं स्पेसिफिक टाइमलाइन वाइज प्रेडिक्शंस नहीं देता, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर कोई भी आपको वो दे रहा है सो दे आर ट्राइंग टू मिसलीड पीपल। अगर कोई एग्जैक्टली जानता है कि कब कोई चीज आने वाली है, जैसे कि आप हम्म देखोगे तो कोविड का पैंडेमिक आया उसके पहले भी हमें हिंट्स थी, बट कोई ऐसे बराबर तरीके से बोल नहीं पाया था कि ये महीने में ये चीज चालू होने वाला है, और इवन बॉल हम्म पार्क आइडिया भी दे पाया था। बिकॉज ओवर टाइम आपने देखा होगा कि पास्ट में जाके 2010 से लेके 20 तक बहुत सारे ऐसे सूडो एपिडेमिक्स आए थे, चाहे वो पहले नॉर्मल इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हो 2009 में जो स्कैम हुआ था पूरा, उसके बाद इबोला का स्कैर आया था, जीका का स्कैर आया था, और हर टाइम में देख रहा था कि ऑनलाइन, क्योंकि मैं इस चीज में 2015 से हूँ, तो वो टाइम में मैं देख रहा था कि जो लोग अब्रॉड जो लोग हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया में, वो लोग कह रहे थे कि अभी ये पैंडेमिक आने वाला है, अभी लॉकडाउन आएंगे, अभी इसको यूज करके ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, और कभी ऐसी चीजें हुई नहीं।
और जब एक्चुअली में हुई तब लोग स्टार्टिंग में डाउट कर रहे थे कि ये तो मतलब पुराने वालों जैसा ही है, थोड़ा टाइम आएगा निकल जाएगा, और ये 2 साल के लिए पूरा प्रॉब्लम अटक गया। तो इसके लिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि कोई भी आपको अगर प्रिसाइज डेट, देखो मैं फॉल्स होप देने नहीं वाला, अभी आप मुझे पूछोगे तो मैं आसानी से बोल सकता था कि अगले 6 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि आएगा। तो बट 6 महीने के बाद फिर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है। योहान आपने बोला था कि 6 महीने में आएगा और फिर आया नहीं, तो फिर वो मेरे ऊपर बैडली रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए मैं ट्रू उचित ट्रू। नहीं समझता एग्जैक्ट टाइमलाइंस देना लोगों को फॉल्स होप देने के लिए, ऐसे तरीके से जैसे हम्म दूसरे लोग करते हैं जो मैं हम्म देखता हूँ। हम्म बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसी बहुत सारी हम्म कंपनीज है दुनिया में जो 25 साल का शेल्फ स्टेबल फूड तैयार करती है। तो उनकी हम्म अलग टेक्नोलॉजीज रहती है और वो अच्छा ऑर्गेनिक खाना ऐसे शेल्फ स्टेबल वे में तैयार करती है। इसका लिंक मैं आपको हम्म दे दूंगा। बट दिस विल ओनली बी हम्म फॉर पीपल जिनके पास पैसे रिसोर्सेज है, बिकॉज ये कंपनी से अगर आप मंगवाने जाओगे तो फिर यहाँ पे भारत में आएगा तो उसको आपके लिए कस्टम्स भी देना पड़ेगा, और भारत में ऐसी चीजें अभी तक हम्म बन नहीं रही है। मैं कुछ हम्म लोगों को जानता हूँ जो इसके प्रति काम करने की और ऐसी चीजें सेटअप के हम्म लिए काम कर रहे हैं, बट वो अभी बिगिनिंग स्टेजेस में है। वो सब सेटअप करने के हम्म लिए बहुत टाइम लगेगा। अभी के स्टेज में अगर किसी को ऐसे 20 साल का 25 साल का शेल्फ स्टेबल फूड चाहिए, उनके पास पैसे है, तो मैं लिंक्स दे सकता हूँ, आप बाहर से मंगवा श्योर सकते श्योर, हो। आई और पुट इट इन माय डिस्क्रिप्शन। बहुत टाइम के लिए 20-25 साल तक स्टेबल रहेंगे बस। और उसको करने के लिए भी आई थिंक खाली पानी में डुबो के हीट करके ही यू कैन देन इट्स रेडी हम्म। टू ईट दैट वे। सो दैट इज व्हाट आई तो वुड लाइक योहान। टू से। जहाँ तक लोकल फूड्स की बात है, तो मैं कहूंगा कि आपका बॉडी जो है, अगर सोचो कि ऐसे टाइम आया जहाँ पे खाना नहीं है कुछ भी, तो आपका बॉडी जो हम्म है वो फैट्स पे भी सरवाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें बस हम्म कार्बोहाइड्रेट्स ही सस्टेन कर सकता है, बट हमारा बॉडी कीटोसिस में भी जा सकता है। तो अगर कोई लोग मतलब हम्म ऑलरेडी उनका वेट ज्यादा है, तो अगर ऐसे हम्म फूड क्राइसिस आता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक वीक में टपक जाएंगे अगर उन्होंने कोई खाना खाया नहीं। ऑफ कोर्स पानी इंपॉर्टेंट होता है हम्म और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जहां तक एनर्जी की बात है तो वो अपना खुद का फैट बर्न करके वो इतना पीरियड सस्टेन कर देंगे। ठीक है, तो आई ट्रू वुड ट्रू। लाइक टू से कि देर आर अदर फूड जो बहुत शेल्फ स्टेबल है, जैसे घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। हम्म बहुत सारे ग्रेन्स है जो काफी टाइम तक हम्म चल सकते हैं, फिर उनको प्रिपेयर कर सकते हैं हम। हम्म और फिर बहुत सारी हम्म सर्वाइवल आइटम्स भी होती है, जैसे कि अगर अभी जंगल में जाना है तो बहुत सारी कंपनीज है जो फिल्ट्रेशन डिवाइसेस बेचते हैं। मतलब खुद का पानी हम कोई हम्म भी सोर्स से फिल्टर करके, एकदम क्लीन नहीं बट रिलेटिवली क्लीन करके हम पी सकते हैं उसको। तो ये ट्रू सारी ट्रू। चीजों को रिसर्च करने के लिए मैं लिंक्स दे दूंगा कि ऐसे सर्वाइवल टाइम हम्म में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो हमें उतना पीरियड सस्टेन करने के लिए। मतलब मैं खुद जब छोटा था तब बॉय स्काउट्स में था, तो वो लोग हमें हम्म सिखाते थे कि कोई मतलब गैस या इलेक्ट्रिसिटी यूज किए बिना वो एक टाइप का स्टव आता है, उसको हम कैसे चला के अपना खाना कोई टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन में बना सकते हैं। तो ये हम्म सब थोड़े स्किल्स मैंने बचपन में भी सीखे, बिकॉज मैं स्काउट्स में था। अगर कोई दूसरा स्काउट्स में होगा यहाँ पे तो उन्होंने भी सीखे होंगे। तो ऐसी चीजों पे हम्म रिसर्च करना जरूरी है। अगर एकदम बुरा टाइम आया तो वर्स्ट केस आपका जो बॉडी फैट रहेगा वो आपको थोड़े दिन के लिए तो सस्टेन करके रखेगा। और फिर अलग अलग ऐसे खाने हैं, जैसे कि ले लो घी हो गया, मैंने बोला कोकोनट ऑयल, ऐसे चीजें सेल्फ स्टेबल हम्म रहती है। और दूसरे भी आइटम्स है, उस पे मैं लिंक दे सकता हूँ खाने पे कि लोकल हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, उस पे मैं थोड़े आपको रिसोर्सेज दे दूंगा ताकि थोड़ी लोकल आइटम्स लोगों को पता चले। जिनके पास पैसा है वो बाहर से ये 20-25 साल वाला शेफ स्टेबल चीजें मंगवा सकते हैं, तो उनको फिर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी आने वाला है, 6 महीने में आने वाला है, 1 साल में आने वाला है। ये सब चीजें अनसर्टन है, पर डेफिनेटली इन द नेक्स्ट हम्म 7 to 8 years तो आने ही वाला है, उतना तो मैं आपको फॉर श्योर बोल सकता हूँ। हम्म और जिस तरीके से ट्रेंड्स चल रहे हैं हम्म अभी, ये लाइक मेरे हिसाब से लाइकली है कि नेक्स्ट 1-2 साल में वी विल सी अ हम्म मेजर फूड इवेंट। जिस तरीके से अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, इट इज हम्म जस्ट अ जनरल रिसर्च सेंटिमेंट हम्म जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो या दैट वुड बी। हम्म हम्म। So bro, the next question I would like to repeat is, अगर स्टोर करना है ऐसे टाइम में, अगर हमें भनक लग गया है कि अब जाके फूड क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि ये सब फूड क्राइसिस वगैरह पहले भी अगर हुए हैं तो जो समाज में एलिट क्लास है या फिर जो पावरफुल पीपल्स है उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होते इन सब चीजों से, वो इन वन वे और द अनदर वे गेट आउट ऑफ दिस। बट जो नॉर्मल पीपल है, जनरल पीपल है, जो कि थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर मिडिल क्लास है, उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग भोगना पड़ता है और उनके लिए ही सबसे ज्यादा ये सर्वाइविंग सिचुएशन बन जाता है। तो एक तरीके से आपने मतलब जैसे कि कहा कि हमें उस टाइम में ऐसे ऐसे प्रिपरेशन लेना है,
तो ब्रो जब ये भनक लग जाए कि ऐसा सिचुएशन अब आगे आने वाला है, ऐसा फूड क्राइसिस वाला सिचुएशन ये लोग क्रिएट करने वाले हैं, तो उस टाइम में वो लोग कितने समय के लिए फूड स्टोरेज करे आपके हिसाब से? क्या ओपिनियन आप देना चाहेंगे कि 10 महीने, 6 महीने, 3 महीने? क्योंकि तरह तरीके की लोग तरह तरीके की टाइमलाइन देते हैं, आप क्या टाइमलाइन देना चाहेंगे कि कितने समय के लिए हमें फूड स्टोर करके रखना है? अगर किसी को ऐसे स्पेकुलेट करके लगता है या कोई रिसर्च है जो सजेस्ट करती है कि इमिनेंटली आने वाला है, आई वुड से हम्म एटलीस्ट 3 महीने के लिए करके रखो। ये लाइकली नहीं है। हम्म देखो लॉकडाउन भी आया था तो 3-4 महीने ही ये लोग पुल ऑफ कर पाए थे पूरी तरीके से लोगों ट्रू को घर ट्रू में बंद ट्रू रख के। तो आई डोंट ट्रू थिंक कि ऐसा कोई टाइप का अगर इवेंट आएगा तो ये लोग उससे ज्यादा उसको चलने देंगे। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम्म 2-3 मंथ्स इज अ हम्म गुड टाइम टू कीप स्टॉक फॉर। इतना लंबा टाइम चलेगा तो हम्म डेफिनेटली आप देखोगे कि लोग मरने वाले हैं। फिर मीडिया हम्म में प्रेशर बनेगा कि सरकार क्या कर रही है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट्स हम्म कुछ एक्शन लेंगी लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ हम्म कर रहे हैं। जैसे कि कोविड में भी आपने देखा होगा तो लोग बाहर अटके थे, तो उन्होंने टीवी पे बड़ी बड़ी हम्म ये चलाई थी कि हम लोग बाहर से भारतीय को रेस्क्यू करके भारत में ला रहे हैं। तो हम्म आई थिंक थ्री हम्म मंथ्स इज अ गुड टाइम टू बी प्रिपेयर्ड। रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर ऐसा हम्म कोई इवेंट आता भी है, हम्म 3 महीने से ज्यादा हम्म कंटिन्यूसली कोई चीज चलेगी नहीं, बिकॉज फिर वो विद्रोह का चांस बढ़ते जाता है और उनको ऐसे चाहिए नहीं कि हम्म लोग इमिडिएटली रिवोल्ट करें। बट ये लोग ये भी चाहते हैं कि डैमेज तो हो लोगों को। तो आई वुड से 3 मंथ्स इज अ गुड टाइम हम्म फॉर दैट रीजन। सो ब्रो इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ने भी उस टाइम में मुझे पूछा था, इससे रिलेटेड जब उससे बात हो रहा था, उसने मुझे ये पूछा था कि ये कह रही थी वो सबसे पहले कि जो नेचुरल फूड्स है वो 6 महीने से ज्यादा मैक्सिमम टिक नहीं सकते। मैक्सिमम जो नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक फूड्स है उसको हम 6 महीने या 7 महीने तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो क्या हम मतलब नेचुरल फूड्स ही स्टोर करें 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए? आपने जैसे कि कहा 3-4 महीने एनफ होगा, या फिर उसके साथ साथ कुछ मैन्युफैक्चर्ड फूड्स भी रखें? मतलब किस टाइप के फूड्स हम स्टोर में रखें? मतलब आप वीगन के लिए भी बता दीजिएगा, वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बता दीजिएगा, और नॉन वेज ईटर्स के लिए भी बता दीजिएगा। देखो अभी नॉन वेज ईटर्स के लिए तो फ्रीजर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रीजर के हम्म बिना तो काम नहीं हो सकता, बिकॉज हाँ बिल्कुल, जो एनिमल फूड्स है सही वो बात है। जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अगर आपके पास हम्म फ्रीजर के लिए आप तैयारी करके रखो और उसमें आप बहुत सारा मतलब मीट या ऑर्गन या एग्स ऐसी सारी चीज़ें आप स्टॉक हम्म स्टॉक करके रख सकते हो। तो वो आपकी प्रोटीन नीड्स के लिए देखभाल कर देगा। ग्रेन्स भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है तो इतने पेरिशेबल नहीं होते, वो कुछ महीनों के लिए चल जाते हैं। तो वेजिटेरियंस के लिए वो लोग ग्रेन स्टॉकअप कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल जैसे मैंने बोला वो काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहता है। घी भी हो गया, तो ये हम्म दो सोर्सेज है मेन। घी तो बहुत सारे वेजिटेरियन लोग खाते ही है, तो घी के साथ हम ग्रेन हम्म स्टोर कर सकते हैं। नॉन वेज ईटर्स के लिए हम्म रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें फिर हम और हम्म कुछ ऐसी प्रेपरेशन टेक्निक्स भी है जो इनकी हम्म लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए मदद कर सकती है। मैंने उसके लिए रिसोर्सेज हम्म जो भी मेरे पास रिसर्च अवेलेबल है मैं शेयर कर दूंगा। बट मैं ये बोलना चाहूंगा हम्म अगर आपके पास पैसे है तो कंसिडर कि आप हम्म वो शेल्फ स्टेबल फूड 20-25 साल वाला परचेज करके रखो। और जैसे आपने बोला कि बहुत लोग की आर्थिक स्टेट अभी क्रश की गई है, तो हम्म अपनी आर्थिक स्टेट का जिम्मेदारी जो है वो हमें अपने खुद पे लेना चाहिए। डेफिनेटली बहुत लोग काम कर रहे हैं, और जैसे कि आर्थिक सिस्टम सेटअप किया गया है उस तरीके से हम्म ऐसे ही सेटअप किया गया है कि ज्यादातर लोग बहुत टाइम काम करते रहे और उन्हें कम पैसा मिले बस अपनी जिंदगी जीने के लिए, ताकि इन्हें ये सब मुद्दों के बारे में सोचने का समय मिले ही ना। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप फोकस करो कि आप अमीर भी कैसे हो सकते हो। मैं ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी बहुत देखता हूँ कि लोग पैसे से दूर भागते हैं कि यानी पैसा तो बुरा है और पैसा होना बुरी बात है। और ये सब आइडियोलॉजी जो है वो एलिट ने ही लाई है सोसाइटी में, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो गरीब रह सके और ये लोग सारा पैसा कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। तो पैसा रिसोर्सेज होना बुरी बात नहीं है, उनसे ऑब्सेस होके अडिक्ट हो जाना डेफिनेटली बुरी बात है, और पैसे और चीजों को सच्चाई के ऊपर रखना ये बुरी बात है। वेरी ट्रू वेरी बट ट्रू। जब तक आपके प्रिंसिपल्स और सच्चाई सही जगह पे है, पैसा और रिसोर्सेज उसके उसको लाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सहायता कर सकती है आपकी। इसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी में बोलना चाहूंगा, मतलब मैंने भी अपने सेमिनार के लिए चार्ज किया था, तो मुझे अलग अलग टाइप के कमेंट्स आए थे कि योहान आपका नॉलेज इतना सारा है, आप बहुत कम पैसा ले रहे हो। कुछ लोगों ने बोला कि आपको ज्ञान के लिए पैसा लेना ही नहीं चाहिए, सारा ज्ञान फ्री में मिलना चाहिए। बट वो लोग समझते नहीं है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने खुद का समय पैसा बहुत सालों के लिए लगाया है इसमें, तब तब जाके मैं किताबों हाँ और मटेरियल में इन्वेस्ट कर पाया हूँ, कोर्सेज में इन्वेस्ट कर पाया हूँ और इतना सारा ज्ञान सीख पाया हूँ जो मैं आज दे रहा हूँ लोगों को। तो ये हम्म। माइंडसेट सोचना अब कि गाड़ी
अब गाड़ी गाड़ी पानी के साथ तो नहीं चलाया जा सकता है ना, जरूर यस, पेट्रोल तो खरीद के डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। फ्री में पानी डाल के तो गाड़ी नहीं चलाया जा सकता है। तो मैं यही तो माइंडसेट लोगों को देना चाहता हूँ कि इससे मतलब झिझक मत रखो कि आप कोई अगर ज्ञान दे रहे हो या कोई अगर आप चीज वैल्यूएबल सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आप पैसा चार्ज करो। ये बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग जितना अमीर हो सके उतने होने चाहिए। मैं आज अवेकन इंडिया मूवमेंट में खुद देखता हूँ कि जो लोग बिजनेसमैन है, जो लोग अपने खुद के व्यापार कर रहे हैं, उनके डोनेशंस और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम कितना काम कर पाए, जो नहीं हो पाता अगर उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और हमें फाइनेंशियली सफल होने के लिए उस पर रिसर्च करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, लोगों को बिटकॉइन पे रिसर्च करना चाहिए। इनफैक्ट मैं पर्सनली बोलूंगा कि मैं बिटकॉइन में पर्सनली 2017 में घुसा था, जब उसके प्राइस ऑलमोस्ट 800 से $1000 थे, और आज वो ऑलमोस्ट 21,000 है। ठीक है, तो मार्केट में करेक्शंस आती रहती है, बट बिटकॉइन में इसमें इतने पहले घुसा, उसकी वजह से मुझे अपनी बहुत सारी आर्थिक चीजों के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज मुझे आर्थिक रूप से बहुत मुनाफा हो, उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर पाया, जो मैं आज उसका यूज करके चीजें कर पा रहा हूँ। तो आर्थिक रूप से स्टेबल होने के लिए लोग को रिसर्च करना चाहिए और ये सारी चीजों में टाइम बिताना चाहिए। और जितना आर्थिक रूप से लोग स्टेबल होंगे, उतना उनको और पावर मिलेगी, उतनी ज्यादा लोग हेल्प कर पाएंगे और अपने आप की भी हेल्प कर पाएंगे। बिकॉज टू बी प्रैक्टिकल, देखो, अगर आप अभी मुझे कोई सुन रहा है यहाँ पे, जो दिन में मतलब कुछ डेली वेज करके 200 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, तो वो तो सेविंग्स का सोच ही नहीं सकता ना। उसको तो बस अपना दिन कैसे गुजारना है वही सोच सकता है। अभी कितना खाना रखना है वो तो फिर भगवान भरोसे है, उसको तो उसका दिन का भी नहीं पता। लॉकडाउन हुआ तो ऐसे कितने सारे लोग थे जो बस दिन की कमाई पे अटके हुए थे, उनकी तो बुरी तरीके से मतलब लाइफ बर्बाद हो गई, और वो तो फ्यूचर का सोच भी नहीं सकते। हम लोग तो बस ऐसे लोगों की बात करें जिनके पास थोड़े बहुत सेविंग्स भी है, जो ऐसी चीजों में लगा सकते हैं। तो मतलब हम लोग भारत की मोस्ट पॉपुलेशन, काफी पॉपुलेशन जो है वो डेली वेजेस पे अटकी हुई है। वो तो इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकते। वो लोग तो अच्छे लोगों पे निर्भर है या सरकार पे निर्भर है। मतलब लॉकडाउन में आपने देखा रहेगा, तो हम लोग जैसे अच्छे लोग ही काफी टाइम जाके डोनेट कर रहे थे या उनको चीजें पहुंचा रहे थे खाने के लिए, और जो लोग अटके भी थे सिटीज में, अपने गांव नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसी टाइम के लिए सरकारों को यही षड्यंत्र है। इसके लिए बैंकिंग की व्यवस्था भी ऐसी सेटअप की गई है। इसके लिए जो हम आज कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज का भी जो टेक ओवर है हम देख रहे हैं, वो ये सब इसी तरीके से सेटअप किया गया है कि लोगों की स्टेट तोड़ना और उनको अमीर बनाना, उनको रिच बनाना। इसके लिए हमारा भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जितना हम रिसोर्सफुल हो सके, जितना हमारा खुद का खेत हो, जितना खुद के जानवर हो, खुद के पैसे हो हमारे, उससे ही हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। अगर हम गरीब हो गए तो फिर हम इन पे निर्भर हो जाएंगे और फिर ये हमारी जिंदगी कंट्रोल कर पाएंगे। Very true, very true, very true. So, Johan, thanks a lot for giving so much of your time and joining with me in this preparation video ahead upcoming unpredictable times. और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से जितने भी लोग आगे के फ्यूचर टाइम के लिए डर रहे थे या फिर कॉन्फ्यूज हो रहे थे कि हमें कैसे प्रिपरेशन लेना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो आगे के डिसेप्शंस ये लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं उससे हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन सभी को मिल चुका होगा। और हम आगे भी जुड़ेंगे ऐसे नए टॉपिक्स को लेकर जो लोगों को और भी ज्यादा अवेकन कर सके। थैंक यू सो मच। ये इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और आपकी जो इनसाइट्स है और आपकी सोच है वो बहुत ही, मतलब आपने उस पर बहुत काम किया और वो कमेंडेबल है। आप जिस लेवल पे अभी सोच के काम कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लेजर टू डू दिस इंटरव्यू। या थैंक्स। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।